हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया एकदम सभी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सो बेटा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने मेंढक पढ़ लिया था, ऊतक पढ़ लिया था, अंग अंग तंत्र की बात कर ली थी। आखिरी टॉपिक रह गया और वो रह गया कॉकरोच। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अर्शन, ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले भी कराया था, अगर आपको याद आ रहा हो। अंत्यविष्ट काय के बारे में याद आ रहा है? अंत्यवृष्ट पिंड, अंत्यवृष्ट काय क्या थे, याद करो। निश्चित पदार्थों को व्यक्त करते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, किसी झिल्ली से घिरे होते हैं, या ये खाद्य पदार्थों के अंत्यग्रहण में शामिल होते हैं। दिमाग लगाओ, अंत्यवृष्ट पिंड क्या थे? कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, ये कोशिका द्रव्य में निश्चित पदार्थों को व्यक्त करते हैं। साइनोफाइशन कणिका क्या थी? स्टार्च की कणिका क्या थी? ग्लाइकोजन की कणिका क्या थी? फॉस्फेट की कणिका क्या थी? ये कुछ पदार्थ थे अंत्यवृष्ट पिंड के अंदर, ये निश्चित पदार्थों को व्यक्त कर रहे थे, किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं थे। हाँ, लेकिन क्या ये खाद्य पदार्थों के अंत्यग्रहण में शामिल थे? क्या अंत्यवृष्ट पिंड जो है, क्या खाद्य पदार्थ को अंत्यग्रहण में सम्मिलित होते हैं? ये नहीं ना, तो ये गलत हो गया। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है अर्शन सर, आपार आईडी वाली बात सच है क्या? पता नहीं, मुझे देखकर बता दूंगा मैं आपको भी। हाँ जी, फिजिक्स की क्लास नहीं हुई आज? ये बेटा आप सर से पूछेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना? कॉकरोच के बारे में पढ़ना। किसकी बात करने वाले हैं हम? कॉकरोच की बात करने, तिलचट्टे की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कॉकरोच में बहुत सीधा सीधा ये जो आप स्लाइड्स देखेंगे, ये कॉकरोच के बारे में ये जो स्लाइड्स आप देखेंगे, ये एलन के मॉड्यूल्स है। एलन के मॉड्यूल्स जो हैं, उस एलन के मॉड्यूल्स की ये सारी की सारी स्लाइड्स हैं। ठीक है, एलन के मॉड्यूल्स में सारी की सारी जो ये जो स्लाइड्स जो हैं, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कॉकरोच जो है ये हमारी नई एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन हमारा सिलेबस जो रिलीज हुआ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रिलीज हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कीट पढ़ना है इस चैप्टर में, और वो कीट जो है वो कौन है? कॉकरोच है। ठीक है जी, तो कॉकरोच हम पढ़ेंगे। बहुत सीधे सीधे तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, ये कॉकरोच जो होते हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हाँ जी, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अमेरिकाना क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका ओरिजिन जो है, इनका ओरिजिनेशन, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो कहां पर हुई है? अमेरिका में हुई है, अमेरिका के भागों में हुई है। इसलिए इनका वैज्ञानिक नाम क्या पड़ा? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अगर हम इनके वर्गीकरण की बात करें, तो जगत आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इनका जगत जो है वो कौन सा है? प्राणी जगत है। संघ की बात करेंगे तो कौन सा है सर? संघ किसके अंतर्गत आएंगे सर? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वर्ग की बात करें, गण की बात करें, कुल हमें नहीं देखना है, और वंश और जाति। वंश समझ में आता है पेरिप्लेनेटा, जाति समझ में आती है अमेरिकाना। बात आ रही है वर्ग और गण। वर्ग जो है इनका कौन सा होता है? इंसेक्टा। इंसेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, तो वर्ग कौन सा होता है इनका? इंसेक्टा होता है।
हाँ जी, और गण किस में आते हैं? डिक्टियोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से वर्गीकरण अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको वर्गीकरण दिख जाएगा। डिक्टियोप्टेरा इनका क्या होता है? गण होता है, जिसको हम ऑर्थोप्टेरा भी बोलते हैं। वो गण जिसमें पंख जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असमान होते हैं। तो बहुत सीधी सीधी बात है। जगत कौन सा है? आपको समझ में आ गया। जगत कौन सा है? प्राणी जगत। संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पाद जो होते हैं संधि युक्त होते हैं। वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा होता है, कीट वर्ग है। नेक्स्ट, गण कौन सा है? डिक्टियोप्टेरा या आर्थोप्टेरा। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसमें पंख तो मिलेंगे, लेकिन वो पंख कैसे होंगे सर? असमान होंगे। जीनस वंश कैसा है? क्या नाम है? पेरिप्लेनेटा। और जाति कौन सी है इसकी? अमेरिकाना। अब यहां से यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। अंकित प्रजापति मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं कल आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है? हाँ जी, यहां तक की बात में समझ में आया। ये हमने क्या देखा है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो कौन है? कॉकरोच है, जिसको हम तिलचट्टा भी बोलते हैं। जिसका वर्गीकरण अगर देखते हैं तो जगत प्राणी, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण जो है डिक्टियोप्टेरा। डिक्टियोप्टेरा जिसमें पंख मिलेंगे, लेकिन कैसे होंगे? असमान होंगे, यानी एक छोटा पंख होएगा और एक बड़ा पंख होएगा। वंश इनका पेरिप्लेनेटा। वंश क्या हो गया भैया? पेरिप्लेनेटा हो गया है। और जाति जो है वो कौन सी है? अमेरिकाना है। इनका वर्गीकरण हो गया है। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु, अगर हम इनके आकार की बात करें, आकार में पर्टिकुलरली इनकी लंबाई की बात करें, तो ये कितने होते हैं? लगभग ये 0.25 से 3 इंच के होते हैं। अगर इंच में पूछ लिया तो इतने इंच के हैं। अगर सेंटीमीटर में पूछ लिया तो 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर के हैं। मिलीमीटर में पूछ लिया तो 34 से लेकर 53 मिलीमीटर के हैं। क्या ये सारी चीजें याद रखनी है? यस। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उस पुरानी एनसीईआरटी में सारी की सारी चीजें इनके मेंशन है, ये डाटा, ठीक है? तो ये डाटा मेंशन है, पुनीत जांगिड स्पैम मत कर। ये इंच में भी दे रखा है, सेंटीमीटर में भी दे रखा है, मिलीमीटर में भी दे रखा है। किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में, ठीक है? इतने इंच का है, इतने सेंटीमीटर का है, इतने मिलीमीटर का है। कौन? इसकी लंबाई जो है इतनी है। नेक्स्ट, चौथे बिंदु की बात करते हैं। ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट, चौथे बिंदु की तरफ यहां पर आप देखेंगे 34 से 53 मिलीमीटर इनकी लंबाई होती है, ठीक है? ये अमेरिकन कॉकरोच होते हैं। अमेरिकन कॉकरोच क्यों बोला? क्योंकि इनका ओरिजिनेशन किसमें हुआ? अमेरिका में हुआ है। इनको शिप कॉकरोच भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आकार जो होता है, इनकी आकृति जो होती है वो किसके जैसी होती है? जहाज के जैसी होती है। जहाज कैसा होता है? इस तरीके से होता है। इसका सिरा भी नोकीला होता है, तिकोना होता है, और ये सिरा और ये सिरा दोनों सिरे कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, या मैं बोलूंगा नैरोअर होते हैं। इसी तरीके से ये भी कैसे होते हैं? शिप के जैसे होते हैं, जहाज की आकृति के जैसे होते हैं। इनकी लंबाई याद रखनी है जो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है जी? नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये रात्रिचर होते हैं कि दिनचर होते हैं? रात्रिचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रात्रिचर, इंग्लिश में बोलते हैं नॉक्चर्नल। नॉक्चर्नल का मतलब, रात्रिचर का मतलब ये रात्रि में निकलते हैं। क्यों सर रात्रि में क्यों निकलते हैं? ये अंधेरे की तरफ, आपने कई बार कॉकरोच को देखा होगा, तो कॉकरोच जो होता है वो अंधेरे की तरफ भागता है। क्यों सर? क्योंकि इनके शिकारी बहुत होते हैं और अपने शिकार से बचने के लिए ये ज्यादातर रात्रि में क्रिया करते हैं, ठीक है? जब इनके परजीवी या जब इनके परभक्षी निष्क्रिय होते हैं तब ये सक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परभक्षी बहुत होते हैं, ठीक है? तो याद रखना, ये कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं, रात्रि में क्रिया करते हैं ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, ये सर्वहारी होते हैं। सर्वहारी का मतलब ये बीज जो होंगे उसका भी उपभोग कर सकते हैं और छोटे छोटे कीटों को भी ये खा सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ओमनीवोर होते हैं। कैसे होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस होते हैं। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? नॉक्चर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, रात्रि में क्रियाशील होते हैं, सर्वहारी होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, यानी ये पादप और जंतु दोनों का भक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ नहीं थी? मैं सारी की सारी चीजें कवर करता जा रहा हूं जो जो यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है?
लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर ये क्रियाशील होते हैं। ये इतनी तेजी से दौड़ लगाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या इनके अंदर 34 होती है। ये कैनाबिलिज्म दर्शाते हैं। ये चीजें मैं यहां पर लिख देता हूं, हालांकि यहां से मैं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी यहां पर देखिएगा क्या ये तीव्र धावक होते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, लगभग 130 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये भाग लेते हैं। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, टेंशन मत लेना, जो यहां पर लिखा हुआ वही वहां पर लिख रहा हूं, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीव्र धावक होते हैं। कॉर्सोरियल का मतलब क्या होता है? धावक, बहुत तेजी से भागते हैं। अगर आप इनको टच भी कर देंगे बहुत तेजी से भागेंगे। कितनी तेजी से? 130 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये क्या करते हैं? दौड़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस इनका फेवरेबल टेम्परेचर होता है। क्रोमोसोम की संख्या इनके अंदर कैसी होती है? 34 होती है। गुणसूत्र संख्या कितनी है? 34 है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये कैनाबिलिज्म भी दर्शाते हैं। सर आवाज स्लो आ रही है। कहाँ आवाज स्लो आ रही है? मेरी आवाज स्लो होगी। आप कान के पास में थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिए, कुछ इस तरीके से कर लीजिए बेटा। कभी कह रहे आवाज स्लो आ रही है, कभी कह रहे आवाज आ रही है। कहाँ है मिस पटेल? कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ जी, कैसे होता है? ये कैनाबिलिज्म भी दर्शाते हैं। अब सर कैनाबिलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक जाति अपनी ही जाति के जीवों को खा ले तो वो क्या कहलाएगी? कैनाबिलिज्म। जैसे आपने नाम सुना होगा कि मनुष्य अगर मनुष्य को खाने लग जाए तो ऐसे प्रकार के मनुष्य को हम क्या बोलते हैं? कैनाबिलिक मनुष्य बोलते हैं। तो कॉकरोच जो होते हैं ये कॉकरोच को खा सकते हैं। कौन से कॉकरोच को? जो कम दक्ष होंगे, जो कम कैपेबल होंगे, जो एक तरीके से वीक कॉकरोच जो होंगे उनको ये खा सकते हैं। यानी ये क्या दर्शाते हैं? कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म क्या होता है? एक ही जाति के सदस्य एक जाति के सदस्य उसी जाति के जीवों को खा जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? कैनाबिलिक बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कैनाबिलिज्म बोला जाता है। एक बार जरा जल्दी से मुझे फटाफट यहां से यहां तक की बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कॉकरोच पढ़ने वाले हैं, ये एक कीट के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। गण इसका डिक्टियोप्टेरा होता है। डिक्टियोप्टेरा का मतलब जिसमें पंख तो मिलेंगे लेकिन कैसे होंगे? असमान होंगे। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसमें अमेरिकाना क्यों पड़ा? क्योंकि इसका ओरिजिनेशन जो है ऐसा माना जाता है अमेरिका में हुआ है, ओरिजिनेट हुए हैं। ये बहुत ज्यादा संख्या में भी मिलते हैं। आकार की बात करें तो इंच में भी याद रखना है, सेंटीमीटर में भी याद रखना है और मिलीमीटर में भी याद रखना है। रात्रिचर होते हैं, रात्रि में क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परभक्षी बहुत सारे होते हैं। उनसे बचने के लिए एक इनकी क्रिया विधि होती है कि ये रात्रि में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। सर्वहारी होते हैं, अपने से छोटे जंतुओं को भी खा सकते हैं, छोटे छोटे कीटों को भी खा सकते हैं और साथ ही साथ बीजों को भी ये खा सकते हैं। तीव्र धावक होते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं। 130 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये तेजी से भाग सकते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 34 होती है। 25 डिग्री इनका फेवरेबल टेम्परेचर होता है। कैनाबिलिज्म भी ये दर्शाते हैं, जो वीक कॉकरोच जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कॉकरोच कई बार खा भी जाते हैं। ठीक है, इनका कुल नहीं लिखना है। बैलिडी इनका कुल होता है, बैलिडी इनका कुल होता है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने मेंढक में भी कुल नहीं लिखता था, ऐसे इनके भी कुल को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, डन। यहां तक की बात है। ये हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा है। किसका ओवरव्यू देखा है हमने? इसमें कॉकरोच का ओवरव्यू देखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी आकारिकी की, यानी मॉर्फोलॉजी की। ये तो हमने जस्ट इसका परिचय देखा है। इतना सा परिचय आपने याद रखना किसका? कॉकरोच का। अब इसके बाद कॉकरोच के बाद इसकी हम क्या देखेंगे? बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी मीन्स मॉर्फोलॉजी। जिस तरीके से मेंढक में हमने सबसे पहले उसके परिचय की बात करी थी, परिचय देखने के बाद फिर हम लोगों ने उसका क्या देखी थी? बाह्य आकारिकी। फिर उसके बाद हमने क्या देखी थी? अंत्य आकारिकी। तो यहाँ पर पहले बाह्य आकारिकी देखेंगे, फिर अंत्य आकारिकी। अंत्य आकारिकी में हम क्या देखेंगे? तंत्र देखते हैं। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और इसका संवेदी अंग और साथ साथ उसका जनन तंत्र।
उसी तरीके से जैसे मेंढक में था उसी तरीके से यहाँ पर कॉकरोच में है। पहले बाह्य आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, फिर आंतरिक आकार की यानी तंत्रों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बाह्य आकार की। बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से जब हम इसको देखते हैं तो ये 3 भागों में बटा होता है। इसका शरीर जो होता है, इसका शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप यहां पर देखेंगे, डायग्राम भी देखते जाइएगा, चीजों को समझते भी जाइएगा। जिस तरीके से यहां पर है, ये सिर है, ये वक्ष है और ये उदर है। सिर, वक्ष, उदर, ऐसे 3 भागों में ये बटा होता है। कौन कौन सा? सिर, वक्ष और उदर। सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, 3 भागों में ये बटा होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से हम बात करें कि ये सिर है, फिर ये वक्ष है, ये सिर है, ये वक्ष है और फिर ये एब्डोमेन है। इस तरीके से ये 3 भागों में बटा हुआ है इसका शरीर। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो सिर जो होता है, ये जो धड़, ये सिर जो होता है, वक्ष जो होता है और उदर जो होता है, ये खंडों में विभाजित होता है। किसमें विभाजित होता है? खंडों में। अगर आपको याद आ रहा है, हमने प्राणी जगत में प्राणियों के वर्गीकरण में एक टॉपिक पढ़ा था कि किस आधार पर वर्गीकरण करते, तो उसमें एक आधार था जिसका नाम था खंडी भवन। इस शरीर तो खंडों में विभाजित है और खंडों के भी क्या मिलते हैं? उपखंड मिलते हैं। जैसे यहां पर ये है सिर, उसी प्रकार ये है वक्ष, ये उदर है। तो क्या ये फर्दर डिवाइड होते हैं खंडों में? हाँ जी, ये जो है ये 10 खंडों में डिवाइड होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरीके से 10 खंडों में क्या होता है? ये विभाजित होता है। कौन? उदर जो है वो 10 खंडों में विभाजित होता है। वक्ष जो होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है और सिर जो होता है ये खंडों में विभाजित नहीं होता है। चलो, इतनी सी बात समझ में आ गई। क्या बोला हमने? सिर जो है वो खंडों में विभाजित नहीं है, वक्ष जो है वो 3 खंडों में विभाजित है, 1, 2, 3, और उदर जो है वो 10 खंडों में विभाजित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये जो है ये 10 खंडों में विभाजित होता है, ये 3 खंडों में विभाजित होता है और ये खंडों में विभाजित नहीं होता है सिर। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं मान लो आपको ये बोल देता हूं कि भैया ये मान लो ये मान लो कॉकरोच है। जस्ट इमेजिन, ये कौन है? कॉकरोच है। हमारे पास कुछ और रखा है क्या? चलो, ये किसी की शादी का कार्ड रखा है यहाँ पर। ये मान लो ये कौन है? कॉकरोच है। अब इस कॉकरोच में ऊपर वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा? पृष्ठ भाग। सॉरी, इसको हम क्या बोले? हाँ, पृष्ठ भाग बोलेंगे। और ये वाला क्या कहलाएगा? उधर ये क्या कहलाएगा? अधर कहलाएगा। ये अधर और ये पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा? पृष्ठ और ये अधर। और ये क्या कहलाएगा? पार्श्व कहलाएगा। इस तरीके से अगर ये कॉकरोच है तो इस कॉकरोच का ये वाला भाग क्या कहलाएगा सर? पृष्ठ कहलाएगा, डोर्सल। ये वाला भाग क्या कहलाएगा सर? वेंट्रल। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये हमारा पार्श्व कहलाएगा, लेटरल कहलाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है क्या कि ये जो कॉकरोच जो है, इसके ये जो खंड जो है, इन खंडों के ऊपर काइटिन का एक बाह्य कंकाल मिलता है। क्या बोला मैंने? कि ये जो शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है, साथ ही साथ इनका जो बाह्य कंकाल जो होता है, बाह्य कंकाल जो होता है वो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। क्या ये चीज बताने की जरूरत है या ये चीज जानते हैं? बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। क्या ये चीज याद है आपको? क्या ये चीज याद है? ये हम लोगों ने कई बार पढ़ी है। हमने जैवाणु चैप्टर में भी पढ़ी है। हमने ये चीज प्राणी जगत में जब हमने आर्थ्रोपोडा की बात करी थी तब भी ये पढ़ी थी। प्राणियों का वर्गीकरण जब किया था तो वहां पर भी बात करी थी कि काइटिन जो होता है वो क्या बनाता है सर? काइटिन जो है कोशिका भित्ति बनाता है। किसकी? सर, कवक की। और साथ साथ क्या बनाता है सर? बाह्य कंकाल बनाता है। किसका? आर्थ्रोपोड्स का, कीटों का। यहां तक की बात समझ में आ गई?
क्लियर है ये वाली चीज? तो बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। अब ये काइटिन जो है इसकी क्या पाई जाती है? प्लेट्स पाई जाती है। काइटिन की क्या पाई जाती है? प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे यहां पर प्लेट्स मिलेंगी, पृष्ठ भाग पर भी मिलेंगी, अधर भाग पर भी मिलेंगी, और पार्श्व भाग में भी क्या पाई जाएंगी? इस तरीके से प्लेट्स पाई जाएंगी। किससे बनी हुई? काइटिन से बनी हुई। अब ये जो प्लेट्स जो होती हैं, ये जो प्लेट्स जो होती हैं, जैसे ये मान लो कॉकरोच था, इस कॉकरोच के बाह्य कंकाल पर क्या मिल रही है? काइटिन की एक आवरण मिल रहा है, काइटिन की एक प्लेट मिल रही है। तो वो जो प्लेट जो होती है, उस प्लेट का नाम होता है स्क्लेराइट। उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट बोलते हैं। तो स्क्लेराइट कौन है? सर स्क्लेराइट वो प्लेट है जो किसकी बनी हुई है? काइटिन की, जो क्या बना रही है? बाहरी कंकाल बना रही है। मैंने कहा ठीक है। अब वो स्क्लेराइट जो पृष्ठ भाग पर मिलेगी, उस स्क्लेराइट का नाम होता है टर्गाइट। जो अधर भाग पर मिलती है उसका नाम होता है स्टर्नाइट, और जो पृष्ठ भाग पर मिलती है उसका नाम होता है प्लूराइट। सर ये कौन है? ये सारी की सारी काइटिन की प्लेट है। ये क्या है? काइटिन की प्लेट है। और ये जो काइटिन की जो प्लेट जो होती है, इनको हम क्या नाम देते हैं? सर स्क्लेराइट बोलते हैं। अब वो स्क्लेराइट जो पृष्ठ भाग पर मिलेगी उसका नाम है टर्गाइट। वो स्क्लेराइट जो नीचे की तरफ मिलेगी, अधर भाग पर मिलेगी, उसका नाम है स्टर्राइट। और वो जो पार्श्व में मिलेगी उसका नाम क्या है? प्लूराइट। तो ये वो स्क्लेराइट है या काइटिन की प्लेट्स है जिनका ये नाम है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? इतनी सी बात में कोई दिक्कत? वापस से सुनना, मैंने बोला क्या पढ़ रहे? बाह्य आकार की। हमने बोला शरीर जो है वो 3 भागों में विभाजित है। एक है सिर, एक है वक्ष, एक है उदर। ये है सिर, ये है वक्ष, ये है उदर। उदर जो है 10 खंडों में विभाजित, वक्ष जो है 3 खंडों में विभाजित है, सिर जो है वो खंडों में विभाजित नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो खंड जो है, इनके ऊपर क्या मिल रही है? सर काइटिन का आवरण पाया जा रहा है। और वो काइटिन का आवरण किस रूप में पाया जा रहा है? प्लेट के रूप में पाया जा रहा है। क्या मिल रही है? प्लेट्स मिल रही है। क्या मिल रही है गुरु? इस तरीके से प्लेट्स मिल रही है। अगर आप देखेंगे ये क्या है? ये प्लेट है। ये इस तरीके से काइटिन की प्लेट है। ये काइटिन की प्लेट है। ये काइटिन की प्लेट है यहां पर। तो ये क्या पाई जा रही है? सर काइटिन की प्लेट्स पाई जा रही है। इन प्लेट्स का नाम क्या होता है? सर इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट बोलते हैं। अब वो स्क्लेराइट जो कॉकरोच के पृष्ठ भाग पर मिलेगी, यानी ऊपरी भाग पर मिलेगी। अगर मैं इस तरीके से कॉकरोच हूं तो ये मेरा पृष्ठ भाग, ये मेरा अधर भाग, और ये मेरा पार्श्व भाग। जो पृष्ठ भाग पर मिलेगी उस स्क्लेराइट का नाम है टर्गाइट। जो अधर भाग पर मिलेगी उसका नाम है स्टर्नाइट, और जो पार्श्व में मिलेगी उसका नाम है प्लूराइट। इतनी सी बात मैंने आपको बताई। डन। आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर कितनी प्लेट मिलेगी? सर यहां पर ये प्लेट मिलेंगी इस तरीके से, यहां पर ये प्लेट मिलेगी, एक प्लेट यहां पर मिलेगी, इस तरीके से प्लेट मिलेंगी, प्लेट्स मिलेंगी, प्लेट्स मिलेंगी। ये किसकी प्लेट्स है? सर ये है प्लेट्स काइटिन की। 10 प्लेट यहां पर है, 3 प्लेट यहां पर है। दस तो यहां पर प्लेट हो गई, क्योंकि 10 खंड है, प्रत्येक खंड के ऊपर एक प्लेट। यहां पर 3 खंड है, प्रत्येक खंड के ऊपर एक प्लेट। तो 3 खंड है तो 3 प्लेट, 10 खंड है तो 10 प्लेट। अब यहां पर क्या होगा? सर यहां पर ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने से पहले आप बोलोगे सर सिर जो है वो तो एक ही है। मैंने कहा हाँ, जब सिर एक है तो एक ही प्लेट मिलनी चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो कॉकरोच जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होती है, जब प्रारंभिक अवस्था जो होती है, तो प्रारंभिक अवस्था जैसे शिशु अवस्था या जैसे हम बोलते हैं क्या लार्वा अवस्था जब होएगी, तो उस टाइम पर यहां पर टोटल 6 प्लेट मिलती थी। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कितनी प्लेट्स मिलती थी प्रारंभ में? सिर जो है उसके सिर के प्रारंभ में
कितनी प्लेट मिलती थी? 6 प्लेट मिलती है, 6 स्क्लेराइट मिल रही थी। कितनी स्क्लेराइट मिल रही थी? 6 स्क्लेराइट मिल रही थी, 6 प्लेट मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये व्यस्क हो जाएगा तो व्यस्क में क्या होता है, ये 6 प्लेट क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती है, और फ्यूज्ड होकर एक ही प्लेट बनाती है। यानी ये 6 जो है, ये 6 की 6 क्या हो जाएंगी? फ्यूज्ड हो जाएंगी, और फ्यूज्ड होकर क्या बन जाएगा? पूरा का एक प्लेट बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम अर्ली अवस्था में जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? सर हमारे अंदर 306 या 305 अस्थियां होती हैं। लेकिन अभी मेरे अंदर या आपके अंदर कितनी है? सर 206। बाकी अस्थियों का क्या हुआ? कहां चली गई अस्थियां? तो अस्थियां क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? अस्थियां फ्यूज्ड हो जाती हैं। उसी तरीके से अर्ली स्टेज में, इनके प्रारंभिक अवस्था में, जीवन काल के प्रारंभिक अवस्था में इनके सिर में 6 स्क्लेराइट की प्लेट मिल रही थी। लेकिन जो बाद में फ्यूज्ड होकर क्या हो जाती है? फ्यूज मतलब संलग्न हो जाती है, और फ्यूज्ड होकर एक ही प्लेट बन जाती है। किसमें? व्यस्क में। इतनी सी बात समझ में आ गई है? इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? हाँ, 11 होती है जो बाद में 10 हो जाती है। ऐसे इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, आप इतना ही याद रख सकते हैं, 10 मिल रही है। डन। नवीन पांडे, क्लियर है यहां तक की बात? चलें आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं था यहां तक? चले आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, अब एक एक करके चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर एब्डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सर हेड की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सर हेड की बात करेंगे। जो चीज मैंने आपको बताई है वो एक बार दिखाता भी जाता हूं इस तरीके से। हाँ जी, ये हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ जो चीज लिखी हुई थी वर्गीकरण, ये परिचय हम लोगों ने देख लिया था। ये परिचय मैंने आपको लिखा दिया था। नेक्स्ट, उसके बाद में ये जो चीज बाह्य आकार की जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी जो है वो 3 भागों में विभाजित है। शरीर जो है वो कितने भागों में विभाजित है? सर शरीर जो है 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं बॉडी में? सर सिर है, हाँ जी, वक्ष है, हाँ जी, एब्डोमेन है, हाँ जी। ठीक है, सिर में, वक्ष में और उदर में कितने खंड मिल रहे हैं? सर 1 खंड मिल रहा है, 3 खंड मिल रहे हैं, 10 खंड मिल रहे हैं। यहां पर बेसिकली किसकी बात करी जा रही है? सर एडल्ट की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? एडल्ट की बात करी जा रही है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि यहां पर पहले 6 खंड थे या 6 स्क्लेराइट्स थी, फ्यूज्ड होकर 1 हो गई है। यहां पर 3 खंड थे, 3 के 3 है। यहां पर अर्ली स्टेज में 11 होते हैं, जो बाद में कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। शरीर जो है वो कठोर काइटिन के बाह्य कंकाल से क्या होता है? घिरा रहता है, जो ब्राउन कलर का होता है, पीले रंग का भी हो सकता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का भी होता है। प्रत्येक खंड पर काइटिन की प्लेट का कंकाल होता है, और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट्स कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। स्क्लेराइट्स आपस में, अच्छा ये चीज मैंने अभी नहीं बताई है, ये अभी लाइन बता देता हूं। पृष्ठ सतह पर डोर्सल भाग में जो स्क्लेराइट मिलती है उसका नाम क्या होता है? टर्गम या टर्गाइट बोलते हैं। अधर भाग में जो माई जाती है स्क्लेराइट, उनका नाम क्या होता है? स्टर्नम या स्टेरनाइट कहते हैं। और जो पार्श्व में पाई जाती है उसको हम प्लूरॉन या प्लूराइट कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज रह गई थी, और वो चीज क्या बतानी थी? ये जरा देखिएगा कि सर ये जो आपने ये जो स्क्लेराइट्स बताई हैं, काइटिन की प्लेट्स बताई है, क्या ये काइटिन की प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं? क्या ये आपस में जुड़ी हुई है? क्या ये आपस में जुड़ी हुई भी है क्या? यस, ये आपस में जुड़ी हुई है। सर ये आपस में किससे जुड़ी हुई है? ये आपस में एक पतली सी झिल्ली से जुड़ी रहती है। ये आपस में एक पतली सी झिल्ली से जुड़ी रहती है। और वो जो पतली सी जो झिल्ली जो होती है, वो जो पतली सी झिल्ली जो होती है, उस झिल्ली का नाम क्या होता है? ये जो झिल्ली यहां पर पाई जा रही है, उसी झिल्ली का नाम यहां पर लिखा हुआ आर्थरोडियल
झिल्ली बोला जाता है। तो इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, एक आपस में, ये जो स्क्लेराइट है आपस में एक पतली सी लचीली झिल्ली से जुड़ी रहती है, जिसको हम आर्टिकुलर या आर्थोडियल झिल्ली बोलते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में इसको संधि झिल्ली बोला गया था। क्या बोला गया था? झिल्ली जो थी वो कौन सी थी? संधि झिल्ली कहलाती है। संधि झिल्ली मीन्स जो क्या कर रही है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इसको हम आर्थोइडल झिल्ली बोलते हैं या आर्टिकुलर झिल्ली बोलते हैं। तो आर्थोइडल झिल्ली या आर्टिकुलर झिल्ली किसको जोड़ रही है सर? स्क्लेराइट्स को जोड़ती है। बताइए यहां तक, ठीक है। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना होता है। आर्टिकुलर का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। तो इसको हम आर्टिकुलर झिल्ली भी बोल देते हैं, इंग्लिश में आर्टिकुलर झिल्ली। हिंदी में बहुत सीधा सीधा नाम है, इसको संधि झिल्ली बोला है। यानी वो झिल्ली जो संधि बना रही है, जो जॉइंट बना रही है। किसके बीच में जॉइंट बना रही है सर? इन काइटिन की प्लेट्स में बीच में जॉइंट बनाती है, उसको हम संधि झिल्ली बोलते हैं। यहां तक की बात में कोई तकलीफ? सर आर्टिकुलर क्या होता है बता दिया शिवम मैंने आपको। हाँ, ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां तक चीज क्लियर है बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? बाह्य आकारिकी में अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब बाह्य आकारी में यहां तक पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे सर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि वो चीज याद होती जाए, दिमाग में बैठती जाए। बाह्य आकारिकी में क्या देखा कि शरीर जो है 3 भागों में विभाजित है, सिर, वक्ष, उदर। प्रत्येक भाग जो है वो खंडों में विभाजित है। उदर में कितने खंड हैं सर? 10। यहां पर 3, यहां पर खंड नहीं है। व्यस्क की हम बात कर रहे हैं। इन खंडों में क्या पाई जा रही थी सर? ऊपर से, नीचे से, साइड से काइटिन की प्लेट्स पाई जा रही थी। उन प्लेट्स का नाम क्या था सर? स्क्लेराइट था। पृष्ठ में जो मिल रही थी टर्गाइट, अधर में जो मिल रही थी स्टर्नाइट, और पार्श्व में जो मिल रही थी प्लूराइट। ये आपस में जुड़ी हुई थी किसके द्वारा सर? ये आपस में जुड़ी हुई थी, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं सर? आर्टिकुलर झिल्ली या संधि झिल्ली के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है। ये एक पतली सी झिल्ली है जो इनको क्या करती है सर? जोड़े रखती है। और वो झिल्ली कौन है सर? आर्टिकुलर झिल्ली है। ठीक है। क्या सर हमें इसे कहां से पढ़ना पड़ेगा सर? क्या हम इसे पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे? बेटा पढ़ेंगे पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है। जानकी नई एनसीईआरटी में तो कॉकरोच है ही नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में। तो पुरानी एनसीईआरटी से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। यहां तक की बात। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक एक करके हम ये भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हेड, सिर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वक्ष की बात करेंगे, फिर उसके बाद उदर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं सर? सिर की बात करेंगे, हेड की बात करेंगे, उधर सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सिर की बात करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। बहुत सीधा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपका सिर किसी के आगे झुकता है? झुकता है? सिर झुकता है किसी के आगे? है? झुकता है? क्या किसी के आगे झुकाते हो सिर? किसके आगे? मेरे को लगा कह रहे बीवी के आगे। हाँ जी सर, इसमें लार्वावस्था होती है। हाँ बेटा बिल्कुल होती है। पतली सी गर्दन होती है, बहुत पतली सी क्या होती है? गर्दन होती है। पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत पतली सी ग्रीवा होती है। कह रहा सर जब कार में बैठते तब सिर झुकता है हमारा। अच्छा चलो, एक ने तो कहा कि सर गुरुजी के सामने झुकता है हमारा सिर। मैंने कहा चलो कोई तो है यहाँ पर शिष्य, कोई बालक हो। चलो ठीक है सर, महादेव के आगे, मम्मी के आगे, पापा के आगे, टीचर के आगे किसी का सिर नहीं झुकता। है ना? एक ही बच्चे ने बोला सर गुरुजी के आगे, और किसी ने नहीं बोला। सही है बेटा, सही सही जा रही है हमारी सभ्यता, बहुत सही जा रही है। चलो ठीक है। नहीं तो पिछले साल एक ने बोला था सर हमारा तो सिर गर्लफ्रेंड के आगे झुकता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू झुकेगा नहीं कभी भी। और बता दो तब तक मेरी चाय खत्म हो जाएगी।
अब कह रहा है टीचर के आगे, मम्मी के आगे, पापा के आगे, कार में बैठते हुए, ट्रेन में बैठते हुए, बड़ों के आगे। हाँ, ठीक है। तो बेटा इनका सिर जो होता है, ये जो होते हैं ये बिल्कुल पुष्पा के अपोजिट होते हैं। पुष्पा कहता है झुकेगा नहीं, ये कहते हैं, ये कहेंगे हम तो हमेशा झुके रहेगा, हमारा सिर जो है हमेशा झुका रहेगा। तो इनका सिर जो होता है, इनका सिर जो होता है वो झुका रहता है। जैसे इस तरीके के डायग्राम में आप देखेंगे, ये वाला जो डायग्राम है लिखा हुआ है कैसा होता है, सिर जो होता है समकोण होता है, शरीर की बॉडी के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, झुका होता है, नीचे की तरफ इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे ये इस तरीके से ऐसे मुड़ जाता है आगे से। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में, ये तो सामने से लिया गया है, अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये सिर है, ये बॉडी ऐसे जा रही है और सिर ऐसे है, मतलब यूं इस तरीके से। ये हमारा हाथ जो है ये बॉडी है और सिर जो है इस तरीके से। तो सिर जो है वो नीचे की तरफ झुका होता है, ठीक है। तो सिर शरीर के समकोण होता है, झुका रहता है, ठीक है जी। डन। सर फिर इनको ऊपर नहीं दिखता होगा, हाँ तभी तो तुम ऊपर से इसको पकड़कर मार देते हो। नेक्स्ट, यहां तक की बात समझ में आ गई, सिर कैसा होता है इनका, झुका हुआ होता है, ठीक है सर। अब इस सिर पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये तो हो गया सिर इनका नीचे इस तरीके से परपेंडिकुलर, जैसे ये है तो ऐसे सिर होता है, ये वाला भाग जो है वो सिर है, दिस इज बॉडी, इस तरीके से मुड़ा होता है, जमीन की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब इस सिर पर क्या पाई जा रही है, दो धागे जैसी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जा रही है सर, श्रृंगिकाएं। अब कितने बच्चों को याद है श्रृंगिका, एंटीनी, दो क्या पाई जा रही है, श्रृंगिकाएं पाई जा रही हैं। अब ये जो श्रृंगिकाएं जो हैं ये क्या कार्य करती हैं, ये जो एंटीनी जो है, वेल डन शिवम वर्मा, बहुत ही बढ़िया। हाइपोग्नेथा, ऐसे सिर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्नेथा बोलते हैं। सर ये हाइपोग्नेथा क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से जब सिर झुका हुआ होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्नेथस कहा जाता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हाइपोग्नेथस इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि हाइपोग्नेथस क्या होता है। हाइपोग्नेथस का मतलब जब सिर इस तरीके से, जैसे मैं हूं ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा हूं, सिर जो है इधर जमीन की तरफ नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऐसे सिर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्नेथस। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया यहां पर इनके सिर पर क्या पाई जा रही है सर, श्रृंगिकाएं पाई जा रही है। हाँ सर, ये श्रृंगिकाओं का कार्य क्या होता है, ये श्रृंगिकाएं जो है कितनी पाई जा रही सर, श्रृंगिका एक जोड़ी है। इन श्रृंगिकाओं का कार्य क्या होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करना। कौन सी संवेदनाओं को, टच को, यानी टच, तापमान, तापमान में जो बदलाव आएगा उसको फील करना, टच को फील करना, और साथ ही साथ कंपन। आपने कभी सुना है कि जब अर्थक्वेक आता है, क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, कंपन, गंध, ताप, स्पर्श, स्पर्श, गंध, ताप और स्पर्श। हाँ जी, जब भी अर्थक्वेक आता है तो कॉकरोच जो है वो बाहर आते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी ये जो श्रृंगिकाएं जो होती है बहुत जल्दी से कंपन को पहचान लेती है, और ज्यादातर ये जो होते हैं भूमिगत एरियाज में होते हैं, अंधेरे की तरफ होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं, नालों में पाए जाते हैं, पाइप जो होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कंपन को फील कर पाते हैं, किसके द्वारा, अपनी इस श्रृंगिकाओं के द्वारा। तापमान को परख सकते हैं, स्पर्श फील कर सकते हैं, गंध को फील कर सकते हैं, किसके द्वारा, अपनी इन श्रृंगिकाओं के द्वारा। पहले, बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाता है। क्या कंपन सिर्फ और सिर्फ श्रृंगिकाओं के द्वारा ही फील किया जाता है, नहीं।
कंपन जो होता है इनके शरीर में, इस 10वें खंड से, ये जो 10वां खंड है, यहां से कुछ संरचनाएं और निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं गुदा लूम। क्या बोलते हैं? गुदा लूम, एनाल सरसी। ये गुदा लूम जो होती है ये दोनों में होती है, नर में भी होती है और मादा में भी होती है। ये गुदा लूम और ये श्रृंगिका, श्रृंगिका तो सारे के सारी संवेदना, जैसे स्पर्श भी था, तापमान का भी परखना, गंध को भी पहचानना, तापमान को भी पहचानना, स्पर्श को भी पहचानना, कंपन को भी पहचानने का काम करती है। लेकिन कंपन सिर्फ और सिर्फ श्रृंगिका करती है? नहीं, कंपन जो है वो गुदा लूम के द्वारा भी पता लगाया जाता है। तो अगर आप किसी कॉकरोच की इस श्रृंगिका को हटा दोगे तो ये वाली संवेदनाएं तो खत्म हो जाएंगी, स्पर्श की, तापमान की, गंध की, लेकिन कंपन की संवेदना जो है फिर भी रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपन जो है वो श्रृंगिका के साथ साथ गुदा लूम के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। 10वें खंड पर होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। 10वें खंड पर क्या पाया जाता है? गुदा लूम पाई जाती है। ये गुदा लूम कहां पर पाई जा रही है? 10th सेगमेंट पे ये पाई जाती है, 10वें खंड में ये पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? सर पीई क्वेश्चन आया था 2024 में गुदा लूम की पोजीशन पर। ठीक है, तो गुदा लूम की पोजीशन सीधा सीधा 10वें खंड पर क्या पाया जा रहा है? गुदा लूम पाया जा रहा है। ठीक, चलें आगे, आगे बढ़े, यहां तक की बात चले। डेंटिकल्स आर डिफरेंट बेटा, एंटीनी आर डिफरेंट। सर कंपन क्या होता है? बहुत बढ़िया, तुम आ गए आज, जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल से। अगर इनको काट देंगे तो ये प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कौन सी प्रतिक्रिया अनिकेत? अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो है ये कौन सी संवेदनाओं को परखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्श को फील करने के लिए श्रृंगिकाएं हैं, तापमान को, कंपन को, गंध को। क्या स्पर्श सिर्फ श्रृंगिकाओं से होता है? नहीं, श्रृंगिकाओं के अलावा अगर आप इसकी बॉडी को भी टच करेंगे तो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी है। उस नर्वस सिस्टम से तंत्रिकाएं जो शरीर के दूसरे भागों में भी जा रही है, अगर यहां पर भी आप टच करेंगे तो भी ये भाग जाएगा। आप इसकी आंखों के पास कुछ लेकर आएंगे तो भी ये भाग जाएगा, क्योंकि इसमें संवेदी अंग जो है वो आंख भी है, श्रृंगिका भी है, बॉडी की सरफेस भी है, गुदा लूम भी है। ये सारे के सारे संवेदी अंग है, जिसमें से इस संवेदी अंग का कार्य क्या था? स्पर्श को पहचानना, तापमान में बदलाव को पहचानना, कंपन को पहचानना। कंपन मींस वाइब्रेशन। तेरे फोन में वाइब्रेशन होता है तो कंपन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाइब्रेशन। ठीक है, और गंध को पहचानना। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरे बिंदु की ओर। जल्दी से मुझे बताइएगा, हेड में कितने खंड थे या कितनी स्क्लेराइट थी? भ्रूणी अवस्था में या लार्वा अवस्था में कितनी थी? सर 6 थी, जो फ्यूज्ड होकर एक हो गई थी। 6 स्क्लेराइट फ्यूज्ड होकर एक प्लेट बन गई थी एक प्लेट। अब ये जो एक प्लेट बनती है, इस एक प्लेट को हम क्या बोलते हैं? सिर संपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेड कैप्सूल बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? सिर संपुट बोलते हैं। सर समझ नहीं आया, मैंने तेरे को अभी नहीं बताया था यहाँ पर टोटल कितने खंड थे या कितनी स्क्लेराइट थी? 6 स्क्लेराइट थी। कब थी सर? प्रारंभ में। फ्यूज्ड होकर कितनी हो गई सर? एक हो गई है। अब उस एक प्लेट को हमने क्या नाम दिया है? सिर संपुट नाम दिया है। बस इतनी सी बात समझाई मैंने। बताओ, इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक की बात में, यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ? तो आपसे कोई पूछे हेड कैप्सूल क्या है, सिर संपुट क्या है, तो आप सीधा बोलोगे सिर पर पाया जाने वाला कौन? एक प्लेट। सिर पर पाया जाने वाली एक प्लेट। किसकी? काइटिन की, जो कौन है? स्क्लेराइट है। एक स्क्लेराइट है, एक प्लेट है। लेकिन बाल्यावस्था में या लार्वा अवस्था में कितनी थी सर? 6 थी। सर टेडपोल नहीं बोलेंगे यहां पर लार्वा बोलेंगे। ठीक है,
ठीक है सर, हम ये काटते हैं क्या इनकी, इसको क्यों काटते हैं बेटा, हम क्यों काटेंगे इनको, है? हाँ ठीक है, जब हम बच्चे थे हमने कॉकरोच पकड़ लिया, हमने इनके उखाड़ दिया, छोटे होते हैं, अज्ञानता होती है, उखाड़ दिया, है ना, तो ये हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, सेंसरी ऑर्गन है भाई, ये सेंसरी ऑर्गन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये सेंसेस के पता लगने में दिक्कत होगी, गंध को पहचानने में दिक्कत होगी, तापमान को परखने में दिक्कत होगी, इसको बिल्कुल होगी। अब हम इसको काटते हैं, क्यों काटेंगे, बावले थोड़ी ना है, हाँ कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ और करना है तो इसको काटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, तो 6 स्क्लेराइट फ्यूज्ड होकर क्या बन जाती है सर, एक प्लेट बन जाती है, एक स्क्लेराइट बन जाती है, जिसको हमने क्या बोला था, सिर संपुट बोला था। क्या नाम दिया था, सिर संपुट कहा था, हेड कैप्सूल बोला था। नेक्स्ट चौथे बिंदु पर आते हैं। चौथा बिंदु है इनके अंदर नेत्र। सिर में क्या पाए जा रहे हैं, नेत्र की बात कर रहे हैं। अब नेत्र इनके अंदर कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक जोड़ी होते हैं और पार्श्व होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, पार्श्व होते हैं। आपके अंदर नेत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या आपके अंदर नेत्र पार्श्व है, यहां पर पाए जा रहे हैं आपके, दीपिका पांडे जरा मुझे बताइए, आपके नेत्र यहां पर पाए जा रहे हैं या अग्र रूप से पाए जा रहे हैं, आगे की तरफ पाए जा रहे हैं, इंटीरियरली पाए जा रहे हैं, पोस्टीरियरली पाए जा रहे हैं, या पार्श्व पाए जा रहे हैं? नहीं सर, हमारे अंदर इंटीरियरली पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कहां पाए जाते हैं, पार्श्व में पाए जाते हैं, साइड में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं। कितने बच्चों को याद आ रहा है ये वर्ड, संयुक्त नेत्र? कितने बच्चों को याद आ रहा है संयुक्त नेत्र? मैंने आपको बताया था एक होते सरल नेत्र और एक होते संयुक्त नेत्र, एक होते सरल नेत्र और एक होते संयुक्त नेत्र। सर इनमें ब्लड नहीं पाया जाता, तुम्हारा मन नहीं करता तुम ऐसे बच्चों को कूटो, है? बताओ, एक चीज ना जाने कितनी बार बता दी, सर कॉकरोच में ब्लड होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा मन नहीं करता, ये बांगड़ू लाल तुम्हारे साथ ये पढ़ रहे हैं, ये कुछ सुनते भी नहीं है, मन नहीं करता यार, कहां से है, इनको कूटो यार कसम से। 10 बार बता चुका हूंगा, 10 बार ये चीज पढ़ ली होगी कि भैया कीटों के अंदर ब्लड नहीं होता है, इनके अंदर जो तरल होता है उसका नाम हीमोलिम्फ होता है, जो पारदर्शी होता है। कितनी बार बता दिया, फिर वापस से नाम के आगे डॉक्टर और लगा लेंगे, सर इनके अंदर ब्लड होता है। अच्छा, ब्लड क्या होता है ये समझ में आता है डॉक्टर अभय आपको? ब्लड एक तरल जो लाल रंग का होता है आरबीसी के कारण, उसको हम ब्लड बोलते हैं, है ना? क्या इनके अंदर ब्लड होता है? ब्लड नहीं होता, एक तरल होता है जो ब्लड के जैसा कार्य करता है, जो पारदर्शी होता है, ठीक है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जिसमें आरबीसी नहीं मिलती है, यानी कलरफुल नहीं होता है। ठीक है प्रभु, अब आज के बाद याद रखोगे, ठीक? तो नेत्र जो होते कैसे होते, एक जोड़ी होते, पार्श्व होते, संयुक्त नेत्र होते। संयुक्त नेत्र का मतलब जैसे हमारे नेत्र कैसे सरल नेत्र हैं, नेत्रों के अंदर एक लेंस होता है ना, जिसमें एक इमेज बनती है। इनके अंदर क्या होता है, संयुक्त नेत्र होते, यानी नेत्र के अंदर कई सारे छोटे छोटे खंड होते, छोटे छोटे लेंसेज होते हैं। कितने लेंस होते हैं, लगभग प्रत्येक नेत्र में 2000 ओमेटीडिया होते हैं। नाउ व्हाट इज ओमेटीडिया? ये एक नेत्र था जिसके अंदर एक लेंस, ये एक नेत्र है जिसके अंदर इस तरीके से कई छोटे छोटे लेंसेज मिल रहे हैं। इन प्रत्येक इकाइयों को हमने क्या बोला है, ओमेटीडिया बोला है। तो लगभग एक नेत्र में लगभग 2000 क्या पाई जाती है, ओमेटीडिया पाई जाती है। इतनी सी बात याद रखनी थी किसमें, नेत्र में। साथ साथ पढ़ते जाइएगा, यहां पर जो चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं। सिर जो है शरीर के साथ समकोण नीचे की ओर झुका होता है, ये हमने बात करी, इसको हम हाइपोग्नेथस बोलते हैं। सिर के चारों तरफ स्क्लेराइट पूरी तरीके से संयुक्त होकर सिर संपुट बनाती है। 6 स्क्लेराइट फ्यूज्ड होकर एक स्क्लेराइट बनी थी, जिसको हमने सिर संपुट बोला। सिर के पार्श्व में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। कहां पर मिल रहे हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक नेत्र की इकाई को हमने ओमेटीडिया बोला। प्रत्येक संयुक्त नेत्र 2000 इकाइयों की बनी होती है, और हर एक इकाई या लेंस को हम क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया कहते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। इस वजह से इनकी दृष्टि कैसी होती है, स्पष्ट नहीं होती, मुझेक होती है, यानी धुंधली होती है।
जब इतने सारे लेंसेज जब क्रियाशील होंगे, काम करेंगे, तो वो जो दृश्य, जो प्रकाश, जो दृश्य जो छपेगा, जो इमेज पैदा होएगी, वो ब्लर होएगी। कैसी होएगी? मोज़ेक टाइप की होएगी, मोज़ेक पैटर्न में होएगी, ब्लर होएगी, वास्तविक नहीं होएगी। जो हमारे अंदर होती है वो कैसी होती है? ब्लर नहीं होती, वास्तविक होती है। इनके अंदर कैसी होगी? ब्लर इमेज होगी, मोज़ेक पैटर्न की कहलाती है। ठीक है। श्रृंगिका मैंने आपको बता दिया, श्रृंगिका एंटीनी जो हेड के शीर्ष पर पाई जा रही है, साइड में पाई जा रही है, एक जोड़ी है एंटीनी। ये कॉकरोच में स्पर्श का, तापमान का, गंध का और कंपन के लिए एक ग्राही होते हैं, एक संवेदी अंग होते हैं। ये हमने सिर में इतनी सी बातें करी हैं। क्या यहां तक की बातों में कोई तकलीफ? जो मैंने यहां पर चीज यहां लिखी हुई है वही चीज मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी और साथ साथ लिख भी दी है। ये 4 बिंदु किसके अंदर? हेड के अंदर। यहां तक की बात में कोई तकलीफ? चले आगे। रंजना, जय की, राधेश्याम, डॉक्टर अभय, प्रीति सुमन, रानी सेन, क्लियर है? चलो जी, हुड्डा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर अब किसकी बात कर रखी है? मुख की बात कर रखी है। ये कौन है भैया? मुख है। तो अब सिर में ही मिलेगा मुख। हमने सिर की पहले पोजीशन देख ली। सिर में श्रृंगिका पाई जा रही है जो इन संवेदनाओं को ग्रहण करेगी। सिर जो है वो एक संपुट की तरह 6 स्क्लाइड फ्यूज्ड होकर एक संपुट बनाया था जिसको हमने सिर संपुट बोला। नेत्र पाए जा रहे हैं जो संयुक्त है, प्रत्येक इकाई जो है उसको हमने ओमेटिडिया बोला। नेक्स्ट, 5वां जो बिंदु है वो है मुख भाग। मुख भाग से पहले बहुत फेमसली क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो मुख से बहुत बार क्वेश्चंस बने कॉकरोच के। तो मुख जो है वो किससे बना हुआ है? जैसे हमारा मुख जो है वो एक छेद है। हाँ सर, ये छिद्र है जिसमें एक अपर लिप है, ऊपर वाला होठ है, नीचे वाला होठ है, अंदर जबड़े, उसमें दंत लगे हुए हैं और अंदर एक जीवा है। यही है ना हमारे अंदर। सोचो हमारे मुख में क्या मिल रहा है? सर ये ऊपरी होठ है, ये निचला होठ है। ठीक है, अगर ये होठ चिपके हुए होते तो ये एक छिद्र ना होता। तो ये छेद पैदा करने के लिए हमने एक छेद किया जिसकी वजह से एक ऊपरी होठ बना, एक निचला होठ बना। ऊपरी जबड़े हैं, निचले जबड़े हैं, जबड़ों में दंत लगे हुए और अंदर क्या मिल रही है? सर जीवा मिल रही है। सेम टू सेम इनके अंदर एक ऊपरी होठ है, एक निचला होठ है। अब ये जो ऊपरी होठ जो होता है इसका नाम है लेब्रम। निचला होठ जो है इसका नाम है लेबियम। ठीक है। अब हमारे जबड़े तो पूरा कंटिन्यूअसली ऊपर एक जबड़ा है, नीचे एक जबड़ा है। इनका जो ऊपरी जबड़ा जो होता है वो पेयर्ड होता है। ये ऊपरी जबड़ा है इस तरीके से और ये निचला जबड़ा है। अब इनमें दंत तो होते नहीं है, दांत तो होते नहीं है ना। तो इनके ये जो जबड़े जो होते हैं यही एक नोकीली संरचना प्रोड्यूस कर रहे हैं जो काइटिन से बनी होती है, जो दंत की तरह कार्य कर रही है। तो ये जो ऊपरी जबड़ा मान के आप इसको चल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्सिला और इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। और हाँ, मैक्सिला और मैंडिबल। बीच में होती है कौन? जीवा। ये कौन है बीच में? जीवा है। बीच में कौन है? जीवा है। मैंने मैंडिबल ऊपर कर दिया है, मैंडिबल ऊपर है, ये मैक्सिला है। ये मैक्सिला, ये मैंडिबल और ये है जीवा। और ये जो जीवा जो है इसका नाम है हाइपोफेरिंक्स। तो हाइपोफेरिंक्स जो है वो किसकी तरह कार्य कर रही है? जीवा की तरह। तो इस तरीके से ये मुख जो होता है, मुख जो होता है उसके यहां पर इस तरीके से टोटल 5 भाग होते हैं। ऊपर वाला लेब्रम होठ, नीचे वाला लेबियम होठ, ऊपर वाला जबड़ा मैंडिबल जो पेयर्ड है, एक जोड़ी है, नीचे वाला ये भी एक जोड़ी है,
मैंडिबल, मैक्सिला, और जीवा जो उसका नाम क्या है, हाइपोफेरिंक्स है। ठीक है, यही चीज इस डायग्राम में दिखाई हुई है। ऊपर लेब्रम, नीचे लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला और हाइपोफेरिंक्स। ऊपरी जीभ, निचली जीभ, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा और बीच में हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर उल्टा होता है। क्या? हमारे अंदर जो ऊपर वाला जो जबड़ा जो होता है, याद रखना, उसका नाम होता है मैक्सिला, और नीचे वाला जो होता है वो कौन सा होता है, मैंडिबल होता है। ह्यूमंस में उल्टा होता है। ये मुख के भाग थे जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। डन, यहां तक की बात। सिर की अग्र सतह पर एक मुख होता है जो काइटिन की बनी अनेक संरचनाओं से घिरा होता है। इसे हम मुखांग, मुख पार्ट्स बोलते हैं। ये मुखांग जो होते हैं ये बाइटिंग के लिए, काटने के लिए और चबाने के लिए, च्यू करने के लिए होते हैं। ठीक है, इनके मुख में जो कैविटी जो होती है उसको हम मुख गुहा बोलते हैं। सीधी सी बात, ये याद नहीं रखना, सिबेरियम, मुख गुहा याद रखना। मुख के अंदर जो गुहा होगी मुख गुहा होगी। ऊपर वाला जो होगा अपर लिप, लिप का मतलब होठ होता है, उसका नाम है लेब्रम। बाकी कुछ याद नहीं रखना है। नीचे वाला जो लिप जो होता है उसका नाम होता है लेब्रियम। कहां लिखा हुआ है, ये है लेब्रम, नीचे लेबियम, 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 कहां लिखा हुआ है, लेबियम, ये रहा लेबियम, ये लोअर लिप है। बस इतना ही याद रखना है। पुरानी एनसीईआरटी में आप इतना ही पढ़ेंगे। लेब्रम नाम है, लेबियम नाम है, मैक्सिला मैंडिबल, मैंडिबल ऊपर वाला जबड़ा, मैक्सिला नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, और हाइपोफेरिंक्स जिसको लिंगुआ या जीवा बोला जाता है। तो केवल और केवल आपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो बस इतना सा डायग्राम बनाकर याद रखना है। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, बीच में हाइपोफेरिंक्स जो एक जीवा का कार्य करे, खत्म। ठीक है जी, डन। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये इसी तरीके से यहां समझा रखा है, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला और जीवा, हाइपोफेरिंक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या खत्म हुआ है, सिर। तो सिर में वापस से रिपीट कर रहा हूं, बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो दिमाग में बैठ भी जाएगी। सिर जो होता है समकोण होता है, परपेंडिकुलर होता है, बॉडी के झुका हुआ होता है नीचे की तरफ। सिर जो होता है उसमें 6 स्क्लेराइट फ्यूज होकर एक स्क्लेराइट बनाते हैं जिसको हम सिर संपुट बोलते हैं। सिर पर श्रृंगिकाएं पाई जा रही है, एक जोड़ी, जिनके ये सारे संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य होता है। नेत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी, पार्श्व में पाए जाते हैं। ये अग्र रूप से पाई जा रही थी, ये पार्श्व पाई जाती हैं। संयुक्त नेत्र होते हैं। प्रत्येक नेत्र के लेंस या प्रत्येक नेत्र की इकाई को हम ओमेटिडिया बोलते हैं। लगभग 2000 ओमेटिडिया नेत्र में पाए जाते हैं। मुख जो होता है उसके अंदर 5 भाग होते हैं, ऊपरी होठ, निचला होठ, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा और बीच में जीवा। खत्म, इतना था क्या, सिर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब किसकी बात करेंगे, वक्ष की, थॉरेक्स की। वक्ष भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वक्ष में आएंगे पंख और पंखों से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे 2018, 19, 20, 21 में भी आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वक्ष, पंख से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगर हम इनके पंखों की बात या अगर हम इनके वक्ष की बात करें तो हमने बोला था कि भैया वक्ष जो है ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, सिर नहीं दिखा रहे, या इस तरीके से सिर दिखा देते, इधर से हम यहां पर ये दिखा देते, ये उधर है। ठीक है, हम मेन बात कर रहे हैं इसके वक्ष की। तो वक्ष में जो आगे वाला, सबसे आगे वाला वक्ष होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अग्रवक्ष, इसको बोलते हैं मध्य वक्ष, वश कर रहा हूं मैं, और पश्चिम वक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोथोरेक्स या प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो इस तरीके से वक्ष जो होता है वो हाँ, मैं बार बार वंश कर दिया था, वक्ष लिख दिया बेटा। तो अग्रवक्ष, मध्यवक्ष, पश्चिमवक्ष, प्रोटोथोरेक्स, प्रोटोथोरेक्स को प्रोथोरेक्स भी बोलते हैं, प्रोटो या प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। अब प्रत्येक थोरेक्स से
क्या निकल रहे हैं सर? क्या निकल रहे हैं? पैर निकल रहे हैं। प्रत्येक वक्ष से क्या निकल रहे हैं? पैर निकल रहे हैं। तो हम एक साइड में दिखा देते हैं, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आ जाएंगी। वक्ष 3 भागों में बटा हुआ है, ये पहला बिंदु समझ में आ गया है, जिसको हम पहला बिंदु बोल देते हैं। वक्ष जो है 3 भाग में बटा हुआ है। दूसरा बिंदु, प्रत्येक वक्ष से एक जोड़ी क्या निकल रहे हैं? पैर निकल रहे हैं। बेटा वो हिंदी में लिखा हुआ है, जिम्भिका, चिबुकस्थी, ठीक है, वो हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला के। आप इंग्लिश में ही याद रखना, क्वेश्चन जो आए थे एनसीआर, जो नीट में पेपर में आए थे, वो इंग्लिश में ही आए थे। हाँ जी, प्रत्येक वक्ष से एक जोड़ी पाद निकलते हैं या जुड़े रहते हैं। कौन जुड़े रहते हैं? इस तरीके से लेग्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब जब लेग्स की बात आती है तो लेग्स की स्ट्रक्चर भी देखनी पड़ती है। हमने यहां पर क्या लिखा कि एक इधर से, 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 एक इधर से। अब यहां से नहीं दिखाया क्योंकि ये वर्ड यहां पर लिख रहा हूं, इतना आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, है ना। ये मत बोलना कि सर ये इधर के पैर हैं, इधर के पैर नहीं है क्या? इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी है, तभी तो 1 पेयर लिखा है ना, कि प्रत्येक वक्ष जो है उससे एक जोड़ी क्या निकल रहा है? पैर निकल रहे हैं। अब लेग्स की जब हम बात करते हैं तो उस लेग्स के भाग देखने पड़ते हैं। आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या था? आर्थ्रोपोड्स में आर्थ्रो का मतलब क्या था और पोडा का मतलब क्या था? जॉइंटेड लेग्स, संधि युक्त क्या पाए जा रहे थे? पाद पाए जा रहे थे। याद आ रहा है ना? तो इनके पैर जो होते हैं, इनके पाद जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? संधि युक्त होते हैं। तभी तो इनका नाम क्या था? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखे गए। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही क्या था? संधि युक्त पाद, ठीक है। तो इनके लेग्स जो होते हैं, उन लेग्स के भाग कौन कौन से होते हैं? लेग्स भी काइटिन के बने होंगे, है ना। कंकाल जो है काइटिन से बना होता है। अब बात आ रही है सर हमारे लेग्स में, हमारे पैर जो होते हैं उसके भाग होते हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। हाँ जी, तो हमारे कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है आपको पता है ना? सबसे पहले फीमर, फिर टीबिया, फिबुला, फिर पटेला, फिर टार्सल, फिर मेटाटार्सल और फिर फेलेंजेस। अगर ये नाम सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हुए तो हम गमन और संचलन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। इनके लेग्स के पार्ट का नाम याद रखना आपने, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ये वर्ड आपको दिख जाएंगे, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ये वर्ड आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, ठीक है। कंपैरिजन करते हुए चलिएगा हमारे साथ, जैसे हमारे लेग्स के जो हड्डियां होती है उनसे कंपैरिजन करके चल लीजिएगा। हमारे अंदर पहले होती है फीमर, फिर उसके साथ नेक्स्ट टीबिया, फिबुला, फिर पटेला होता है जो पैर में कटोरी सी जो होती है घुटने में, पटेला, फिर टार्सल होते हैं, मेटाटार्सल होते हैं, और उंगलियों में जो हड्डियां होती हैं उनको हम फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इनके लेग्स के ये पार्ट है, इन पार्ट्स के नाम आपने याद रखने। मैं ये हटा रहा हूं कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहां पर हम कॉकरोच के पैरों की बात करें तो इनके पैर जो होते हैं, हाँ इवोल्यूशन में देखा था, तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, ये इनके पैरों के पार्ट्स होते हैं। डायरेक्टली याद रखने हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। डन, छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ये। तो प्रत्येक वक्ष में एक जोड़ी क्या पाए जा रहे हैं? लेग्स पाए जा रहे हैं, ये लेग्स के पार्ट हैं। डन। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर यहां पर, ये हो गया तीसरा बिंदु। नेक्स्ट चौथे बिंदु पर आते हैं। चौथा बिंदु है वो है पंख, विंग्स। अब विंग्स जो है इनके अंदर कितने पाए जा रहे हैं सर? एक जोड़ी पाए जा रहे हैं, सॉरी 2 जोड़ी पाए जा रहे हैं।
पंख कितने पाए जा रहे हैं? 2 जोड़ी पाए जा रहे हैं। सर टिबिया कौन सी? मैं दिखा देता हूं वापस से, ये देखिएगा इस तरीके से, ये है कॉक्सा, ये है ट्रोकेंटर, ये है फीमर, ये है टिबिया, ये है टार्सस। इस तरीके से यहां तक का पोर्शन जो है ये लेग्स के पार्ट है, ठीक है। बाकी फिर क्लॉज पाए जाते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। चलें आगे। मैंने यहां पर पंख से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। पंख जो होते हैं इनके अंदर 2 जोड़ी पाए जाते हैं। एक होते हैं अग्रपंख और एक होते हैं पश्चपंख। अग्रपंख जो है इनका नाम याद रखना है आपने, टैगमेन। इसको टेगमीना भी बोल दिया जाता है, टैगमेन भी बोल दिया जाता है। हमारी एनसीईआरटी में टैगमेन लिखा हुआ है, एक और नाम भी होता है, इसको टैगमीना भी बोला जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी वाला नाम याद रखना है तो एनसीईआरटी वाला नाम याद रख लीजिए बस, टैगमेन। तो अग्रपंख जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैगमेन बोलते हैं, ठीक है सर। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो फर्क है यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों पंखों में जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों पंखों में। ठीक है जी, चलिए जी। तो पहला डिफरेंस जो आपने याद रखना है दोनों में, पहला डिफरेंस वो ये, इनमें से कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। तो अग्रपंख जो होते हैं वो बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। ये संकरे होते हैं और ये संकरे नहीं होते हैं, चौड़े होते हैं। अभी दिखाऊंगा किस तरीके से है, ठीक है। एलिप्ट्रा भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट, ये जो होते हैं गहरे रंग के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। ये जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं। ये उड़ने में मदद नहीं करते हैं, ये शरीर को ढकने का काम करते हैं, या मैं बोलूंगा ये उड़ने में मदद करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। ये ढकने का कार्य करते हैं। या मैं बोलूंगा ये पश्चपंख को ढकने का कार्य करते हैं। ठीक है। नर में ये याद रखना है आपने, नर में ये मादा से बड़े होते हैं, या नर में ये मादा से बड़े होते हैं और संपूर्ण शरीर को घेरे होते हैं। संपूर्ण शरीर को घेरे होते हैं। आइए, ये बेसिक से डिफरेंस थे। इन डिफरेंस को सुनने के बाद, समझने के बाद में एक बार देख लेते हैं यहां पर। अभी मैं इन लेग्स को हटा दूं यहां से, ताकि पंख समझ में आ जाए। अच्छा, एक डिफरेंस मैं बताना भूल गया, मेन इंपॉर्टेंट। ये कहां से जुड़े होते हैं? ये अग्रपंख कहां पर पाए जाते हैं? मीजोथोरैक्स से, यानी मध्य वक्ष से निकलते हैं। और ये जो होते हैं ये मेटाथोरैक्स से। ये किससे निकलते हैं? मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये है
हमारा कौन सा पंख, पश्च पंख, और ये जो है ये है हमारे इस तरीके से पश्चिम पंख। ठीक है, अब ये जो होता है ये वाला पश्चिम पंख जो है ये किसको कवर कर रहा है, पीछे तक बॉडी को कवर कर रहा है। नर के अंदर ये पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, मादा के अंदर ये पीछे तक नहीं होता, थोड़ा सा आगे तक होता है। तो नर और मादा को ध्यान से सुनना मेरे भाई, डॉक्टर अमन ड्रॉप पहले सुन तो ले फिर बता रहा हूं। नर और मादा में अगर डिफरेंशिएट करना है कौन सा नर है कौन सी मादा है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेगा। नर में ये जो अग्र पंख जो होते हैं, कौन से पंख है, ये वाले अग्र पंख है, ये वाले टेगमीना, ये टेगमेन, ये क्या करते हैं, नर में बिल्कुल लास्ट तक होते हैं, पूरी बॉडी को कवर करेंगे, लेकिन मादा में पूरी बॉडी को कवर नहीं कर रहे हैं, थोड़े से रह जाते हैं, छोटे होते हैं कंपैरेटिवली नर से। ये डिफरेंस समझ में आ गया, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट, अब इधर देखिएगा, अग्र पंख कहां से निकल रहे हैं, मीजोथोरैक्स से, ये आपको दिख रहे होंगे, ये कहां से निकल रहे हैं, ये वाले हैं अग्र पंख, पहले इस पर फोकस करेंगे। ये कौन से हैं, अग्र पंख हैं, जो कहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, ये मीजोथोरैक्स से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा मीजोथोरैक्स वाला पार्ट है, यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हमारे कौन, ये अग्र पंख। ठीक है, अब देखने के बाद, इतना सा देखने के बाद आपको यह भी समझ में आ गया है कि कौन से आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक इसको आप देख रहे हो और एक इसके नीचे वाला जो है, जो मेटाथोरैक्स से निकल रहा है पश्चिम पंख, उसको आप देख रहे हो, तो कौन सा बड़ा दिख रहा है सर, बड़े तो ये हैं, ये छोटे हैं, यही दिख रहा है, ये बड़े हैं ये छोटे हैं। लेकिन जरा इसको देखो, ये हैं तो बड़े, लेकिन ये लास्ट में जाते हुए क्या हो रहे हैं, संकरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमन ड्रॉप दिख रहा है ये संकरा होता हुआ। लेकिन वहीं अगर मैं पश्चिम पंख को देखूंगा तो क्या वो संकरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो चौड़ा है, चौड़ा है, ये संकरा है और ये चौड़ा है, यही चीज थी यहां पर लिखी हुई थी। डन। नेक्स्ट, ये गहरे रंग के होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं, और ये जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं। कौन से, ये जो हैं ये पारदर्शी होते हैं, याद रखना। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, कायरा। ठीक है, ये किसको ढक रहे हैं सर, ये वाले जो होते हैं, ये वाले इसको ढकने का काम करते हैं, किसको, पश्चिम पंख को ढकने का काम करते हैं। ठीक है, उड़ने में कौन हेल्प करते हैं सर, ये वाले पश्चिम पंख जो होते हैं। खत्म, ये थी इतनी सी बात जो समझनी थी, बस यहीं से क्वेश्चन आता था कि कौन सा पारदर्शी है, कौन सा उड़ने में मदद करता है, कौन शरीर को ढक रहा है, कौन गहरे रंग का है, कौन सा बड़ा है, कौन सा चौड़ा है, कौन सा मीजोथोरैक्स से, कौन सा मेटाथोरैक्स से निकल रहा है। खत्म। नर में और मादा में डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अग्र पंख है। यही बातें थी जो आपको समझानी थी, यही बातें यहां पर लिखी हुई। पढ़िए, देखिए यहां से यहां तक। विंग्स, पंख की बात करके 2 जोड़ी पंख मिल रहे हैं, एक अग्र जोड़ी पंख है, एक पश्चिम जोड़ी पंख है, 4 विंग्स है, हैंड विंग्स है। अग्र पंख और पश्चिम पंख में डिफरेंशिएशन कर रखा है यहां पर इस तरीके से। अग्र पंख जो है, अग्र जोड़ी मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं, ये मेटाथोरैक्स से निकल रहे हैं। ठीक है जी, ये लंबे भी हैं, संकरे भी हैं, गहरे हैं, अपारदर्शी हैं और चर्मिल हैं। अब चर्मिल वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो, चर्मिल वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा सा खुरदरापन जिसमें था, चर्मिल त्वचा याद आ रही जिसमें खुरदरापन था, तो ये थोड़े से खुरदरे टाइप के होते हैं। ये छोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, झिल्ली नुमा होते हैं और पारदर्शी होते हैं। बता दिया सारी बात। नेक्स्ट, इतने लंबे होते कि विश्राम अवस्था में पूरा उदर और पीछे वाला जो विंग्स जो है उनको क्या करते हैं, ढक लेते हैं, यानी सुरक्षा देते हैं। ये उड़ने में मदद करते हैं, ये उड़ने में मदद नहीं करते, इनको हम एलिट्रा या टेगमीना, एनसीईआरटी में टेगमिन लिखा हुआ है इसलिए मैंने टेगमिन लिखा हुआ है। बताइए मेरे भाई, सर ये फ्रॉग में होते हैं, थोड़े से बचे हुए मेरे। अच्छा, फ्रॉग में चर्मिल का बोल रहे हो, हाँ फ्रॉग में चर्मिल त्वचा थी, मेरे को लगा कह रहे हो सर ये फ्रॉग में भी होते हैं।
हाँ जी, डन। चलें आगे। यहां तक की बात, ये हमने किसकी बात कर ली है सर? थॉरेक्स की बात कर ली। ये देखिए इस तरीके से, ये टेगमीना या टेगमेन, ये पश्च पंख, ये चौड़े हैं और ये कैसे होते हैं? संकरे होते हैं, जो पूरा घेर लेते हैं पीछे से। डन। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी? एब्डोमेन की। आइए, किसकी बात कर रहे हैं गुरु? ये हमारा क्या समाप्त हो गया सर? वक्ष हो गया। वक्ष में पहला बिंदु 3 भागों में बटे हुए, दूसरा बिंदु, प्रत्येक वक्ष से क्या निकल रहे हैं सर? पैर तो मैंने यहां से हटा दिए थे, वापस से बना देता हूं। यहां से पैर बना दिए हैं, ठीक है, और पंख भी दिखा दिए इस तरीके से। लेग्स के पार्ट याद रखने हैं, पंख के बारे में याद रखनी है। सर किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, क्या करना है आपने? पायल प्रजापति, किसी के कमेंट को देखकर आपने पढ़ने आई हो कि कमेंट देखने आई हो? मेरे को एक बात बताओ। है बेटा, पढ़ने आई हो ना, तो बैठ के पढ़ो। मेरे को दिख रहा है ना, बस खत्म बात। आपको सुनना है, चीज को समझना है, कमेंट थोड़ी ना देखने आई हो, यहाँ पर पढ़ने आई हो ना, बस यही इलाज है तुम लोगों का। ऐसे नहीं पढ़ते तो ऐसे पढ़ाना पड़ेगा तुमको। चलिए नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहां पर हम एब्डोमेन यानी उदर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, उदर की बात कर रहे हैं। पंख में कौन ढका है? पंखे में कौन ढका है? थोड़ा थोड़ा मजा भी लेना चाहिए, है ना सर ये पंखा में कौन ढका है? कौन है ये पंखा में ढका है? अर्चिता शर्मा। अर्चिता शर्मा कह रही है पंखा में कौन ढका है? उड़ती फिरू खुड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। पंख निकल गए मेरे, हैं अर्चिता? पंख किसको ढका है? यस, मक्खी में भी मोज़ेक पैटर्न होता है आईज का। बेटा पंख जो है किसको ढकने का कार्य कर रहा है? पश्चे पंख को ढकने का कार्य कर रहा है। कौन? ये अग्र पंख। पश्चे पंख के साथ साथ उदर को भी ढक रहा है, तो हम बोलेंगे ये है पश्चे पंख, और उदर को, और लिख देता हूं यहां पर, और उदर को ढकने का कार्य करता है। बस अब ठीक है, क्लियर है अर्चिता? समझ में आ गया? तो ये जो पंख जो था ये वाला इस पूरी बॉडी को, जैसे ये मेरे पंख है, ठीक है, अब ये पंख क्या करूंगा मैं? इनसे अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लूंगा? छिपा लूंगा, ठीक है। जैसे पक्षियों में देखा है, पंख जो होते हैं पूरी बॉडी को छिपा लेते हैं, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। ओके बेटा, चले, समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलो सर आगे बढ़ते हैं। उदर की बात कर रहे हैं, तो उदर जो होता है किससे बना हुआ था सर? 10 खंडों में विभाजित था। कितने खंडों में विभाजित है? 10 खंड में विभाजित है, जिसमें 10वां खंड जो होता है वो बहुत ही छोटा, ना के बराबर, ना दिखने वाला होता है। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है 10वां खंड। अल्प विकसित होता है, या 10वां खंड अल्प विकसित होता है, या बहुत दिखाई ही नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता है? कौन? 10वां खंड जो होता है वो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल छोटा सा होता है। सर पारदर्शी का मतलब चांटा लगा दी तुम्हारे हैं?
तुम्हारा मन करता है क्या? करता है? हैं? कौन हो तुम? ये पारदर्शी का मतलब क्या होता है? तुम क्या तैयारी करोगे यार? गांव ला लो बिल्कुल। सर पारदर्शी का मतलब क्या होता है? फिर कुछ कह दो, हमने पढ़ाई थोड़ी ना करी थी, हमको पता थोड़ी ना है, हम पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। इमोशनल अत्याचार करोगे फिर। ट्रांसपेरेंट वर्ड कभी नहीं सुना? पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। कांच दिखा है बेटा? कांच है ना, कांच के आर पार दिख रहा है मुझे। हाँ सर, ये कांच पारदर्शी है। चलो, 10वां खंड जो होता है, 10th सेगमेंट जो होता है, वो कैसा होता है? अल्प विकसित होता है, ना के बराबर होता है, बहुत छोटा सा होता है। अब इधर देखिएगा, डायग्राम से देखेंगे तब अच्छे से चीज समझ में आएगी। मान लेते हैं ये हमारा उदर है, ये सिर था, ये वक्ष था, ये उदर है। हमें उदर की मेन बात करनी है। तो उदर में 1 2 3 4 5 6, रुक जाइए, एक नर का बनाएंगे, एक मादा का बनाएंगे। सात, 8 9 और ये 10। हाँ जी, समझने की कोशिश करना। नर के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी है? हाँ बोलेंगे सर मस्सा निकल आएगा इसके। नहीं, 1 2 3 4 5 6, छठा ज्यादा बना दिया मैंने। 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर ऐसा लगता है कि 7वां जो खंड जो होता है वो 8वें खंड को ढकने का काम कर रहा है। जस्ट ये समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। सुनना, क्या बोला? नर की बात कर रहे हैं। नर में 7वां खंड जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से 8वें खंड को क्या कर रहा है? ढक रहा है। तो नर में क्या होता है? 7वां खंड 8वें खंड को ढकने का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट 9th खंड जो है, 10वां खंड तो बिल्कुल छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ नर पर फोकस करना, पहले नर की बात कर लेते हैं। वापस से देखना, नर में इसको भी हटा देते हैं, हम केवल किसकी बात करते हैं? उदर की बात करते हैं। ये उदर है जिसमें पहला खंड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, 7वां बड़ा है ना? 7वां बड़ा है जो 8वें को ढकने का कार्य कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं? 8वां 7वें से ढक रहा है।
हमारी एनसीईआरटी ने इस लैंग्वेज में बोला जो कई बार समझ में नहीं आती है। सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे नहीं लग रहा कि सातवां जो है वो आठवें को ढक रहा है। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आठवां सातवें से ढक रहा है, सातवां आठवें को ढक रहा है, इट मींस आठवां सातवें से ढक रहा है। दोनों का मीनिंग एक ही तो है, सातवां आठवें को ढक रहा है, मतलब आठवां सातवें से ढक रहा है, एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट 10वां जो है बिल्कुल छोटा सा खंड है, अल्प विकसित। 9th खंड से एक संरचना निकल रही है जिसको हम बोलते हैं गुदाशूक। एनाल स्टाइल्स, ठीक है। और 10वें खंड से क्या निकल रही थी, अगर आपको याद आ रही हो, 10वें खंड से क्या निकल रही थी सर, एनाल सरसी, अगर याद आ रही है तो। गुदालूम, एनाल सरसी, ठीक है। तो गुदालूम और गुदाशूक ये दो वर्ड हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गुदालूम जो थी वो एक संवेदी अंग था। क्या था? संवेदी अंग था जो कंपन को महसूस करने का काम करता है। गुदाशूक क्या करती है, ध्यान से सुनना। गुदाशूक बिल्कुल जैसे एक ह्यूमन नर में शिशन होता है, नर के अंदर शिशन होता है। क्या शिशन एक संभोग का अंग होता है? हाँ, तो ये एक संभोग का अंग है। शिशन के जैसे संभोग का अंग है, जहां से स्पर्म निकलेंगे, जहां से शुक्राणु निकलेंगे, ठीक है। यहां तक की बात आपको अगर समझ में आ गई है, यहां तक की बात बहुत सिंपल तरीके से चीज समझ में आई। 10 खंड है, 10वां खंड अल्प विकसित है, 7वां खंड जो है बड़ा होता है, ऐसे लगता है जैसे 8वें खंड को क्या कर रहा है, ढक रहा है। 9th खंड से गुदाशूक निकलती है जो संभोग का कार्य करती है, संभोग अंग होता है जहां से शुक्राणु रिलीज होंगे। 10वें खंड पर क्या पाई जाती है, गुदालूम, जो एक संवेदी अंग होता है। डन, ये हमने नर की बात करी है। अब सर मादा में, सर मादा में क्या डिफरेंस होएगा, मादा में क्या डिफरेंस होएगा, आप ये देखने के बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और खुद सोचेंगे मादा में गुदाशूक पाई जाएगी कि गुदालूम पाई जाएगी। जल्दी से आंसर दीजिए, मादा में गुदाशूक पाई जाएगी कि गुदालूम पाई जाएगी? सोच समझकर आंसर देंगे। मैं पलट कर देखूंगा आंसर। मादा में गुदाशूक पाई जाएगी कि गुदालूम पाई जाएंगी? मादा में, हाँ जी, मादा में गुदाशूक पाई जाएगी कि गुदालूम पाई जाएगी? चलो आंसर दो, आंसर देने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हंस भी लिया करो यार, थोड़ा सा, है ना। सर ये डायग्राम बनाना है? नहीं बेटा, ये डायग्राम बनाने का थोड़ी ना है, ये मजाक करने का है बेटा। ये देखो क्या लिखा हुआ, इससे डंक मारता है, कॉकरोच जो है वो डंक मारता है इससे। कौन है ये? शिवम वर्मा। अरे शिवम वर्मा, वर्मा की स्पेलिंग तो सही लिख लेता यार, अपने सरनेम की स्पेलिंग सही नहीं लिखे हो बे तुम, हैं? तो यही करोगे ना, कॉकरोच डंक मारता है। VERAM, विया VERMA होगा। अले घोंचू, मेरे को लग रहा है तो शिवम गिरी है ना, वही है ना। चलो, इससे डंक मारता है? नहीं बेटा, इससे डंक नहीं मारता, डंक नहीं मारता है बेटा, ये बिच्छू नहीं है जो डंक मारेगा। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा था मादा में क्या पाई जाएगी, तो गुदाशूक वाले कौन कौन से हैं? एक ये है, नाम देखिए, पायल प्रजापति। और गुदाशूक वाला कौन है? यही होएगी, पायल प्रजापति। और कोई गुदाशूक वाला है? यही है, पायल प्रजापति, 3 थम्स अप के साथ में। और कोई गुदाशूक वाला?
बस एक ही है पायल प्रजापति। पायल प्रजापति नहीं, एक और मिला गुदाशुक वाला। ये कौन है? खुशबू। खुशबू ने भी गुदाशुक बोला है। और भी हैं। ये भी है, फिर से खुशबू ही है। चलो, तो दो बच्चे थे जिन्होंने गुदाशुक बोला है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, पायल प्रजापति और खुशबू, दिमाग लगाओ खुद। क्या बोला था मैंने? शुक जो है वो एक संभोग अंग है ना, और वो संभोग अंग संभोग में पार्टिसिपेट करेगा, और वो मिल रहा है नर में। किसके जैसी संरचना बताई थी ये मैंने? गुदाशुक किसके जैसी संरचना? शिशन के जैसी। ये भी बोला यहां से स्पर्म निकलेगा। अब तुम खुद सोचो, मादा में स्पर्म निकालना है क्या गुदाशुक से? क्या तुम मादा में गुदाशुक होएगी? नहीं होएगी ना। स्पर्म निकालोगे मादा से। फिर ऐसी गलती मत किया करो, सुना करो ध्यान से। बाकी सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेल डन बच्चों। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। इसलिए बोल रहा हूं गुदाशुक गुदालूम, ये दिमाग में फिट कर देना कि गुदालूम दोनों में पाई जाएगी। गुदालूम दोनों में पाई जाएगी, नर में भी पाई जाएगी, मादा में भी पाई जाएगी। कौन? गुदालूम। लेकिन गुदाशुक जो है वो किस में पाया जाएगा सर? नर में पाया जाएगा, मादा में नहीं पाया जाएगा। का भैया ये बात समझ में आ गई है? पहला डिफरेंस, मादा में गुदाशुक क्या होएगी? एब्सेंट होएगी। क्या ये चीज क्लियर है? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी? ये गुदाशुक संभोग का अंग है, यहां से शुक्राणु निकलेंगे। अगर शुक्राणु निकलेंगे तो नर में मिलेगी ना गुदाशुक, मादा में थोड़ी ना मिलेगी। ठीक है खुशबू, समझ में आ गया? पायल प्रजापति याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मादा में फिर संभोग के लिए फिर यहां पर क्या योनि मिलती है? नहीं, योनि नहीं मिलती। तो फिर क्या मिलता है? फिर इधर देखिएगा, मादा में ये सातवां खंड जो होता है, ये आठवें और नवें के साथ में मिलकर एक संरचना बनाता है। जो आपने बचपन में पन्ने के साथ जरूर बनाई होगी, पेजेस के साथ। जब बारिश का सीजन आया था तो बनाई थी ना, क्या बोलते हैं उसको? पानी में चलाते हैं। आज माथा गर्म हो रहा है। हाँ जी, बोट। हिंदी में क्या बोलते हैं बोट को? जहाज, नाव। नाव के जैसी संरचना बनाता है। तो सातवां खंड जो होता है वो आठवें और नवें के साथ मिलकर एक नाव के जैसी संरचना बनाता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइएगा, फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, फीमेल के अंदर और मेल के अंदर कॉमन सेंस लगाइए। डीपली ना देखकर अगर हम इसको ओवरव्यू सरफेशियल देखें तो नर के अंदर कितने खंड दिखाई देंगे? हाँ जी, सोचना। नर के अंदर कितने खंड दिखाई देंगे और मादा के अंदर कितने खंड दिखाई देंगे? क्या नर के अंदर 10 खंड दिखाई देंगे कि 9 खंड दिखाई देंगे? क्यों सर? क्योंकि 10वां खंड तो अभी अभी आपको बताया अल्प विकसित होता है, दिखाई नहीं देता है। तो नर के अंदर 10 खंड दिखाई देंगे और मादा के अंदर कितने खंड दिखाई देंगे? 7। क्यों? क्योंकि ये जो 7वां है 8वें 9वें के साथ फ्यूज होकर ऐसा दिख रहा है जैसे एक ही खंड हो। तो टोटल कितने दिखेंगे? 6। उसके बाद 3 फ्यूज हो जाएंगे तो 1 दिखेगा, यानी टोटल मादा के अंदर 7 खंड दिखाई देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ जी। ये पुनीत जांगिड़ को यहां से ब्लॉक कर देना, आरंभ 2 में डाल देना इसको। यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? पुनीत जांगिड़ को निकाल दीजिए, बैच से निकाल दीजिएगा यहां से।
सर जी दूसरों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं सर जी, हमें भगाइए इसको, यहां से भगा दीजिए। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है यहां तक की बात? कोई कंफ्यूजन? चले आगे, डन, ठीक है। अब ये जो 7वां 8वां 9वां खंड जो है, इस पर क्या पाया जा रहा है? इस पर पाई जा रही है 3 संरचनाएं। इस पर पाई जा रही है, ये 3 संरचनाएं पाई जा रही हैं। टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है? 3 स्ट्रक्चर पाई जा रही है। अब ये 3 स्ट्रक्चर के नाम आपने याद रखने हैं। एक पाई जा रही है समपार्श्विक ग्रंथि, ये वर्ड याद रखने, ये पूछा गया है। कौन? ये 3 संरचनाएं, समपार्श्विक ग्रंथि, मादा जनन छिद्र और स्पर्मेथिकल छिद्र। समपार्श्विक ग्रंथि, मादा जनन छिद्र और स्पर्मेथिकल छिद्र। ये 3 संरचनाएं हैं जो आपने याद रखनी है। समपार्श्विक ग्रंथि, समपार्श्विक ग्रंथि, मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र, या इसको हम जनन छिद्र भी बोलते थे, मादा जनन छिद्र या जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र और समपार्श्विक ग्रंथि। ये 3 संरचनाएं जिस नाव के आकृति की संरचना में पाई जा रही थी, वो नाव के आकृति की जो संरचना जो थी, वो 7वें 8वें 9वें खंड से मिलकर बनी हुई थी। ये 3 संरचनाएं इस 7वें 8वें 9वें, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? अरे क्या हो गया भैया, क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है। एक ही बच्चे की रुकी है, सिद्धू जी आपकी क्लास रुकी है। हाँ जी, किस पे पाई जा रही थी? 7वें 8वें 9वें खंड पर पाई जा रही थी। ये 7वां 8वां 9वां खंड जो है मिलकर क्या कहलाता है? जनन कोष्ठ कहलाता है। तो जनन कोष्ठ जो है वो किसने बनाया? सर नाव की आकृति का था। किसने बनाया? 7वें 8वें और 9वें खंड ने मिलकर क्या बनाया है? नाव की आकृति की संरचना बनी है जिसका नाम है जनन कोष्ठ। और उस जनन कोष्ठ पर ये 3 संरचनाएं पाई जा रही है। अब ये 3 संरचनाएं किससे संबंधित होगी? जनन से। कैसे होगी? जब हम प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। तो एक बार वापस से पूरी की पूरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। हम यहां पर बात कर रहे थे उदर की। उदर में टोटल 10 खंड थे, जिसमें से 10वां खंड अल्प विकसित होता है, बहुत ना के बराबर दिखाई देता है। हमने नर और मादा में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी। नर के अंदर 9 खंड दिखाई दे रहे हैं। 7वां खंड 8वें खंड को ढकने का कार्य कर रहा है। 7वां खंड ऐसा लग रहा है जैसे 8वें खंड को क्या कर रहा है? ढक रहा है। 9th खंड से क्या निकल रहा है? गुदाशुक निकल रहा है, जो मादा में अनुपस्थित होता है। गुदाशुक जो एक संभोग का अंग होता है, शुक्राणु रिलीज होंगे। गुदालूम दोनों में पाई जाती है, जो एक संवेदी अंग होता है। नर और मादा दोनों में पाई जाती है। मादा में 7वां 8वां 9वां खंड मिलकर एक खंड बना लेते, बोट के आकृति की जैसी संरचना होती है, जिसका नाम होता है जनन कोष्ठ, जिसमें 3 संरचनाएं पाई जा रही है। संपार्श्विक ग्रंथि, मादा जनन छिद्र और स्पर्मेथिकल छिद्र पाया जा रहा है। मादा में देखने पर हैं तो 10 खंड, लेकिन दिखाई कितने देते? 7। क्यों? क्योंकि 7th जो है वो 8th और 9th के साथ ऐसे लगता है जैसे फ्यूज्ड होकर एक ही खंड दिखाई देता है। ये था एब्डोमेन। इतनी सी बात थी किसमें? एब्डोमेन में। एक बार मेरे साथ यहां पर
फटाफट इस एब्डोमेन को पढ़ेंगे और बाह्य आकारिकी को खत्म करेंगे। कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के सभी लक्षण उदर भाग में पाए जाते हैं। अब इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? कॉकरोच में लैंगिक द्विरूपता के लक्षण जो हैं वो कहां पर पाए जा रहे हैं? सर, उदर भाग में पाए जा रहे हैं। क्या लैंगिक द्विरूपता के सारे लक्षण उदर में मिल रहे थे कि वक्ष में भी कोई लक्षण था जो वक्ष से जुड़ा हुआ था लेकिन उदर भाग में मिलेगा? सोचो, पंख जो थे वो वक्ष से तो निकले थे लेकिन उदर भाग को कवर कर रहे थे। तो अगर मैं एक नर और मादा कॉकरोच को देखूंगा तो क्या पंख के आधार पर बता सकता हूं कि ये नर है और मादा है? हां, लेकिन वो पंख मुझे कहां पर दिखाई देंगे? कॉकरोच के वक्ष पर दिखाई देंगे कि उदर में? क्यों उदर में दिखाई दे? क्यों? क्योंकि पूरे उदर को ढके हुए हैं। ओरिजिनेट कहां से हुए थे? वक्ष से हुए थे। तो मेजर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है, मेजॉरिटी में अगर मैं लैंगिक द्विरूपता देखूं तो मुझे कहां पर दिखाई देगी? उदर भाग में दिखाई देगी। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पंख जो उदर भाग में मिल रहे हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि सभी लक्षण उदर भाग में दिखाई देंगे नर को मादा से अंतर स्पष्ट करने के लिए। उदर जो है 10 खंडों का बना होता है लेकिन मेल में 9 खंड और मादा में 7 खंड स्पष्ट दिखाई देते। ये हमने अभी अभी पढ़ा था। नर में 9 खंड स्पष्ट दिखाई देते और मादा में 7 खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी खंड जो है वो क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं या उनका हास हो जाता है या अल्प विकसित होते हैं। 7वां खंड, अच्छा खंडों को हम अधरक बोल रहे हैं, नौकाकार होता है किसमें? मादा में। तथा 8वें और 9वें अधरक यानी खंड के साथ मिलकर जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पर मादा की बात कर रहे हैं, याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की बात कर रहे हैं। तो फीमेल में सेवंथ सेगमेंट जो था, 7वां खंड जो था वो नौकाकार मींस नाव के आकार का। 8वें और 9वें खंड के साथ मिलकर क्या बना रहा था? जनन कोष्ठ बनाता है। इस भाग में क्या पाए जा रहे थे? 3 चीजें पाई जा रही थी। क्या? एक मादा जनन छिद्र पाया जा रहा है, एक स्पर्मेथिकल छिद्र पाया जा रहा है और एक संपार्श्विक ग्रंथियां पाई जा रही है। यही 3 चीज हमने वहां पर दिखाई थी। अब इनका काम क्या है? मैंने आपको बोला था ये हम जनन तंत्र में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नर में क्या पाया जा रहा था? केवल 8वां खंड ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। कौन सा ढक रहा है? सर, 7वां ढक रहा है। किसको ढक रहा है? 8वें को। तो मैंने क्या बोला था? दोनों लाइन से बोल सकते हैं कि 8वां जो है वो 7वें से ढक रहा है या 7वां 8वें को ढक रहा है। तो यहां पर वही लाइन लिखी हुई है क्या कि 8वां जो है वो 7वें से ढका रहता है। 8वां जो है वो 7वें से ढका रहता है। ये 8वां जो है ये 7वें से ढका रहता है, यानी 7वां 8वें को ढक रहा है। नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी तंतु में गुदीय लूम यानी गुदा लूम सरसी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। इन लूमों के नीचे की ओर 9वें खंड में, 9th खंड में एक जोड़ी धागे के समान गुदा शूक पाई जा रही थी और गुदा शूक जो है मादा में अनुपस्थित होती है, नर में प्रेजेंट होती है। यहां पर जो चीज लिखी हुई है सारी की सारी चीज हमने इस डायग्राम से देख ली है, समझ ली है। गुदाशुक मादा में एब्सेंट है, नर में प्रेजेंट है। गुदालूम दोनों में प्रेजेंट है। गुदालूम संवेदी अंग है। किस चीज की संवेदना? कंपन की संवेदना। दिखने में 9 खंड है जिसमें 7वां 8वें को घेर रहा है या 8वां 7वें से घेरा हुआ है। ठीक है, गुदाशुक 9th से निकलती है, गुदालूम 10वें से निकलती है। यहां पर 10वें से गुदालूम निकलेगी, गुदाशुक यहां पर नहीं होगी। 7वां 8वां 9वां जो है वो मिलकर एक नाव की आकृति की संरचना बनाएगी जिसको हम जनन कोष्ठ बोलेंगे, जिसमें ये 3 संरचनाएं मिलेंगी। सर 8वां 7वें के द्वारा ढका हुआ है। हाँ, 8वां जो है वो 7वें के द्वारा ढका हुआ है। अब मैं छतरी के द्वारा ढका हुआ हूं, यानी छतरी मेरे ऊपर है, छतरी मुझे ढक रही है, या मैं छतरी के द्वारा ढका हुआ हूं। मैं हूं 8वां, मेरे ऊपर है ये छतरी, तो मैं छतरी के द्वारा ढका हुआ हूं, यानी 8वां 7वें के द्वारा ढका हुआ या 7वां 8वें को ढक रहा है। एक ही बात है।
हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है। ये हमारी पूरी बाह्य आकार की खत्म हो गई है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है क्या, आंतरिक आकार की, जिसमें हम बात करेंगे पाचन तंत्र की, जिसमें हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बाद बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अब इसके बाद की बातें, परिसंचरण तंत्र की, उसके बाद बात करेंगे श्वसन तंत्र की, उसके बाद बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की, उसके बाद में बात करेंगे तंत्रिका तंत्र और लास्ट में प्रजनन तंत्र की। प्रजनन तंत्र दे रखा, हाँ ये दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे तंत्र हम पढ़ेंगे किसमें, आंतरिक आकारिकी में, यानी एनाटमी में, ठीक है। कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूरा समझ में आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया कमलेश। हाँ जी, नट सर प्लीज। अरे नट सर क्या होता है भाई? नट सर, नट सर। मानव यकृत फ्लूक एक निमेटोड परजीवी है? नहीं, मानव यकृत फ्लूक जो है वो निमेटोड नहीं है। मेरे से YouTube पर ये क्वेश्चन कराते हुए मिस्टेक हो गई थी और मैंने आकर क्लास में आपको बता दिया था। मानव यकृत फ्लूक ये मैंने बताया है, अगर आपने क्लास सीरियसली ली है तो मैंने क्लास में आकर आपको बता दिया था कि मेरे से मिस्टेक हो गई थी फ्लो में। मानव यकृत फ्लूक जो था वो एक चपटाक्रमी था। चपटाक्रमी मतलब, और ये हमने कहां पर क्लियर करी थी इस चीज को, प्राणी जगत में क्लियर किया था, ठीक है मेरे भाई। मानव यकृत फ्लूक जो था वो एक चपटाक्रमी था, प्लैटिहेल्मिन्थीज था। निमेटोड जो है वो एस्केहेल्मिन्थीज होते हैं, ठीक है। तो मानव यकृत फ्लूक एक निमेटोड परजीवी अपने जीवन काल को पूरा करने 2 मध्यवर्ती होस्ट पर निर्भर होता है। तो ये लाइन में निमेटोड नहीं आएगा, निमेटोड गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। सर यह कथन सही है या गलत है? यह गलत है, गलत है, सही है। मतलब जो तूने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है कि ये कथन गलत है, क्योंकि मानव यकृत फ्लूक जो है वो एक चपटाक्रमी है, ठीक है मेरे भाई। ये चीज मैंने आकर आपको बता दी थी क्लास में जब हमने प्राणी जगत पढ़ा था। एंटेरोसील जो होती है आंत देह गुहा, यानी देह गुहा का मतलब क्या होता है, बॉडी की कैविटी। अब बॉडी की कैविटी जो होती है वो एक छिद्र से ओपन होती है जिसका नाम होता है एंटेरोसील, एंटेरोसिलोमेट्स बोला जाता है। ये कॉर्डेट से स्टार्ट हुआ था मेरे भाई। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ट्राई करिए वो क्वेश्चंस करने की जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। सर और पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? हमारा आंतरिक आकारिकी। सर क्वेश्चन का फोटो कैसे डालते हैं? वहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा यार, फोटो की एक इमेज का। ओके माधुरी, क्या पूछ रहा है मेरे भाई? शिरा कोटर क्या है सर जी? सर ये शिरा कोटर क्या होता है, देख पढ़। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है, इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि दोनों रक्त लसिका दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मेन कौन है? रक्त है। ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय रक्त वाहिनी और रुधिर से मिलकर बनता है, ठीक है जी, ठीक है। लसिका तंत्र जो होता है वो लसिका, लसिका नलिका और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है। सर आप बार बार बोल देते हो पहले पढ़ी हुई है। हाँ पढ़ी हुई है, बताई हुई है। ये आपको कहां पर बताइए, याद करो। जब हम लोगों ने ब्लड की बात करी थी, लसिका की बात करी थी, तो वहां पर आपको बताया था। कहां पर लसिका की बात कहां पर हुई थी? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। लिम्फोसाइट्स की जब बात करी थी वहां पर बताया था कि लसिका जो होती है वो किससे बनी होती है। लसिका गांठ थी, लसिका ग्रंथि थी, लसिका नलिका थी, लसिका एक तरल था। हृदय त्रिकोष्ठकीय होता है,
जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसमें क्या दिक्कत हो गई? हृदय जो है बॉडी की कैविटी के ऊपर मिल रहा है। पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका होता है। हृदय जो होता है एक आवरण से ढका होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। यह त्रिकोष्ठी की संरचना जिसे शिराकोट साइनस वेनोसस कहते हैं हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। अब यहाँ इस लाइन में तेरे को कंफ्यूजन होगा कि एक त्रिकोष्ठीय संरचना, कौन? एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे शिराकोटर साइनस वेनोसिस कहते हैं हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना धमनी शंकु होती है जिसे निलय वेंट्रिकल्स खुलता है। अच्छा, ये लाइन हमारी रह गई है। ओके, ये रह गया था। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार, अभी तो सब जा चुके होंगे, कल जब आओगे तो मैं आपको कल ये बता दूंगा साइनस वेनोसिस क्या होता है और यहां पर ये जो वेंट्रिकल्स जो है निलय में खुलता है, ये थैलीनुमा संरचना जो है जो एक धमनी शंकु कहला रही है, ये क्या कार्य कर रहे हैं। इसको वैसे बताने के लिए अभी मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिएगा, हमारा जो हृदय जो होता है उसमें दाहिना आलिंद होता है। इस दाहिने आलिंद में तीन रक्त नलिकाएं आती हैं। एक होती है इंफीरियर वेना कावा, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है साइनस वेनस। अब ये क्या लेकर आ रही है? ये होती है पश्चिम महाशिरा, ये होती है अग्र महाशिरा और इसका नाम होता है साइनस वेनोसस। ये एक संरचना बना रही है और ये मिलकर किसमें खुल रही है? सब दाहिने आलिंद में खुलती है। ठीक है, हमारे अंदर ऐसा होता है। हाँ सर, मैंने YouTube में कॉकरोच वाला वीडियो देख लिया, मैंने कॉकरोच वाला पढ़ाया नहीं है YouTube पर। हाँ जी, डन। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, ये हमारे शरीर के ऊपरी भाग से, ये होता है ना हमारा कौन? डायाफ्राम। डायाफ्राम से ऊपर वाला भाग जो है ऊपरी भाग है, वहां से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। मतलब अशुद्ध रक्त, ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त इसमें लाया जाता है, निचले भाग से अशुद्ध रक्त इसमें लाया जाता है। और ये होता है वेनस साइनोसिस बोला जाता है इसको। साइनस वेनोसिस बोल रहा हूं, वेनस साइनोसिस कहा जाता है। सर ये वेनस साइनोसिस क्या करता है? हमारे हृदय की दीवारों में, हमारे हृदय की दीवारों को शुद्ध रक्त दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दीवारों में भी तो स्तर है। ये क्या है सर? ये स्तरें हैं, इनकी सेल्स हैं। अभी जो दीवार हैं ये कोशिकाओं से बनी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, है ना, ये लेयर है, इनमें कोशिकाएं हैं। अब वो कोशिकाओं से शुद्ध रक्त दिया जाएगा, फिर उनसे अशुद्ध रक्त निकलेगा। तो जो अशुद्ध रक्त निकलता है, वो अशुद्ध रक्त दो नलिकाओं में जाता है। एक का नाम होता है कोरोनरी शिरा, ये होती है हमारी लेफ्ट कोरोनरी शिरा, ये होती है हमारी राइट कोरोनरी शिरा। अब ये जो कोरोनरी शिरा, ये कौन सा रक्त लेकर आ रही है? अशुद्ध रक्त। और ये अशुद्ध रक्त लाकर इसमें डालती है, वेनस साइनोसिस में डालती है। तो ये चीज समझानी थी। तो यही वर्ड आप जब यहां पर पढ़ोगे दोस्त, तो आपको थोड़ा सा मैच करता हुआ दिखाई देगा। क्या? कि एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे शिराकोटर साइनस वेनोसिस कहते हैं, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। किससे रक्त प्राप्त कर रहा है? महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। मेंढक में थोड़ा अलग कंडीशन होती है ना, और हमारे अंदर थोड़ी अलग कंडीशन होती है। मेंढक में कौन सी कंडीशन है, कल मैं आपको डायग्राम के साथ में बता दूंगा। बस यही पूछ रहा था ना, तो यहां तक की बात, कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारी वाली कंडीशन समझ में आ गई? वेनस साइनोसिस क्या कर रहा था?
अरे मेरे भाई बाबला तो नहीं हो गया सर, प्लीज आंसर। अभी तो बताया है तेरे को, ध्यान से सुनता है, अभी तेरे को बताया है ना। अच्छा दूसरा भेजा है तूने, मेरे को लगा वापस वही भेजा है। ब्रूड परजीविता के प्रकरण में परजीवी पक्षी जैसे कोयल के अंडे की पहचान नहीं की जा पाती है तथा घोंसले से उन्हें हटाया जाता है, क्योंकि परजीवी के अंडे आकारिकी रंग में होस्ट के अंडे से समान होते। यह कथन गलत है ना, क्योंकि यहाँ कोयल के अंडों को घोंसले से हटाया जा रहा है। हाँ गलत है। ब्रूड परजीविता के प्रकरण में परजीवी पक्षी जैसे कोयल, गलत हो गया ना, परजीवी पक्षी जैसे कोयल के अंडों की पहचान नहीं की जा पाती है तथा घोंसले से उन्हें हटाया जाता है। घोंसले से कोयल के अंडों को नहीं हटाया जाता है, कौवे के अंडों को हटाया जाता है। हाँ भाई बेटा अंकित प्रजापति, जहां से आप ये लेकर आ रहे हो ना, जरा उन्हीं टीचर से पूछ लेना ये जो क्वेश्चन जहां से तुम लेकर आ रहे हो, ठीक है अंकित प्रजापति। तुमको जो मैंने दिए हैं उनका कोई वो नहीं है तुम्हारे पास, एक्सेस नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम। चलो क्लास में मत आ जाना आज के बाद, दिखा मत देना मेरे को। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल।